उसने वो एआई बनाया जो दुनिया पर राज करता है, लेकिन उसकी अपनी ही कंपनी ने उसे धोखा दे दिया। अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने उसकी बहन को एक जानलेवा वीआर डेथ गेम में झोंक दिया, अमीरों के मनोरंजन के लिए। बहुत बड़ी गलती। एक ओवरपावर्ड हर स्किल कॉपिंग एबिलिटी से लैस ये धोखा खाया हुआ जीनियस अब उनके पूरे सिस्टम को तहस नहस कर रहा है अपनी बहन को वापस लाने के लिए, और धीरे धीरे खुद एक गॉड में बदल रहा है। साल 2035 में एआई पुराने समय के सेल फोन की तरह हर किसी की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो गया है। जहां एक तरफ इसने लोगों को सुविधा दी, वहीं दूसरी तरफ इसने लेबर कॉस्ट को भी बहुत कम कर दिया। लेकिन 2039 तक स्मार्ट ब्रेन के जन्म के साथ प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन इसकी वजह से सीधे तौर पर बहुत सारे इंसानों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इससे एआई का विरोध करने के लिए पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया। हर कोई एक साथ मिलकर एआई का कड़ा विरोध करने और अपनी नौकरियां वापस मांगने के नारे लगाने लगा। लेकिन ये विरोध टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की लहर को नहीं बदल सका। अंत में अनगिनत लोगों के पास कमाई करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जी नाउ द्वारा बनाए गए गेम्स में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जो गेम्स सिर्फ अमीर अपर क्लास के मनोरंजन और जुए के लिए डिजाइन किए गए थे, वे बड़े लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। एक सफल गेम, जिसे गोल्ड गेम कहा जाता है, उससे उनका कनेक्शन जुड़ता है। जब तक आप इस सर्वाइवल गेम में जीतते रहेंगे, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अंततः जी नाउ की परमिशन प्राप्त करके क्लास ट्रांसेंडेंस हासिल कर सकते हैं। इस समय चेन मो को भी इस गेम में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया है। लगातार जीतने पर ही वो उसे खोजने की उम्मीद कर सकता है। अब एक पूर्व कोर रिसर्चर होने के नाते चेन मो अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखता है। उनमें से एक कहता है कि उसने सुना है, अगर आप इस गेम में मर जाते हैं तो आप सच में मर जाते हैं, और वो सोचता है कि क्या ये सच हो सकता है। दूसरा कहता है कि ये बकवास है, और बिल्कुल ये सच है। वो वोंग क्वोंग है जो लेवल 1 पर है। वो आगे कहता है कि जो लोग गेम हार जाते हैं उन्हें हेलमेट से बिजली का झटका देकर मार दिया जाता है। गेम के बीच में हेलमेट उतारना भी रूल्स तोड़ना माना जाता है, जिसका नतीजा तुरंत बिजली का झटका लगना होता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो आगे कहता है कि वरना क्या उन्हें लगा था कि पैसा कमाना इतना आसान है, लेकिन वे अभी भी गेम छोड़ सकते हैं। एक और आदमी कहता है कि उसे जुए का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ मजबूरन लाया गया था, और बाहर जाने का मतलब वैसे भी मौत है, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेवल 1 का झाओ यूकाई कहता है कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसने बहुत पहले सुना था कि गेम में किसी को मारना गैर कानूनी है। फिर वो चारों ओर देखता है और कहता है कि उन्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इन सभी लोगों को देखने के बाद चेनमो सोचता है कि सिर्फ मारने का मजा लेने के लिए गेम में आना ये साबित करता है कि पागल लोग हर जगह हैं। एक आवाज गोल्ड गेम में उनका स्वागत करती है। फिर अनाउंसमेंट उन्हें गेम इंस्टेंस में जाने के लिए कहती है। चेनमो सोचता है कि ये फर्स्ट स्टेज इंस्टेंस स्पेस है। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक खाली हॉल है। तभी एक महिला प्रकट होती है और कहती है कि वो प्लेयर्स का स्वागत करती है और खुद को इस गेम की एडजुडिकेटर लिटिल रैबिट के रूप में पेश करती है। वो कहती है कि अब वो गेम रूल्स समझाएगी। सबसे पहले वो बताती है कि ये स्टेज एक बिगिनिंग स्टेज है, और जब तक वे इन रूल्स को याद रखेंगे वे इसे सफलतापूर्वक क्लियर कर सकते हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि मैच तब खत्म होगा जब सर्वाइवर्स घटकर 3 या उससे कम रह जाएंगे। इसमें यह भी बताया जाता है कि बॉस बिल्कुल अनबीटेबल है। फिर लिटिल रैबिट पूछती है कि क्या ये काफी सिंपल और क्लियर है। उसके बाद वो जमीन पर उतरती है, कैंडिडेट्स की ओर देखती है और कहती है कि रूल्स का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। वो कहती है कि वो सभी प्लेयर्स के लिए एक मजेदार गेम की कामना करती है और उम्मीद करती है कि वो उन सभी को बाद में देखने के लिए काफी लकी होगी। फिर वो हंसती है और उस जगह से चली जाती है। कैंडिडेट्स में से एक पूछता है कि क्या बस इतना ही था, और सोचता है कि क्या किसी को उसकी बात समझ में आई। चेन मो सोचता है कि सर्वाइवर्स 3 या उससे कम होने चाहिए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मौजूद 10 लोगों में से पास होने के लिए 7 को मरना होगा। वो सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है। अचानक उनके चारों ओर एक अजीब सी आवाज आने लगती है और मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। हर कोई भागने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरा उन पर चिल्लाता है कि भागो और यहाँ बस खड़े मत रहो। बहुत से लोग चिल्लाते हैं कि सब लोग तेज भागो और उस चीज को खुद को पकड़ने मत दो। जैसे जैसे हर कोई बचने की कोशिश कर रहा होता है, एक और ग्रुप गालियां देता है और पूछता है कि उन्हें इस चीज को कैसे क्लियर करना है। कोई और कहता है कि वे इससे बच नहीं सकते या इसे हरा नहीं सकते, और पूछता है कि क्या वे बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक आदमी सभी से कहता है कि फैल जाओ और एक साथ झुंड मत बनाओ। चेन मो सोचता है, धत तेरी की, ये कैसी स्टेज है। क्या सच में पास होने के लिए उन्हें इस मॉन्स्टर को 7 लोगों को मारने देना होगा।
जब हर कोई भाग रहा होता है, वो मॉन्स्टर हर जगह रेंगता रहता है और आखिरकार वो ठीक चेन मो के पीछे आ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है और सांप के हमला करने से पहले ही रास्ते से हट जाता है। फिर भी इससे उसे मुश्किल से जिंदा रहने के लिए बस थोड़ा सा और समय मिलता है। हर कोई छिप जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उन्हें नहीं देखेगा। हालांकि सांप उन्हें देख लेता है। फिर एक आदमी गाली देता है और पूछता है कि ये किस तरह का मजाक है। वो सवाल करता है कि उनके कहने का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल अनबीटेबल है, और कहता है कि वो ऐसी जगह पर नहीं मरने वाला। वो भागना शुरू करता है, लेकिन अचानक सांप ठीक उसके सामने आ जाता है। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन अचानक वो फिर से कूदकर रास्ते से हट जाता है। फिलहाल के लिए वो बच गया है। वो गाली देता है और पूछता है कि वो जानवर कब उसके सामने आ गया। फिर वो नोटिस करता है कि वो जानवर अभी भी उसी की तरफ आ रहा है, भले ही वो बार बार 90 डिग्री के टर्न लेता रहता है। वो लगातार उसके पीछे पड़ा रहता है। उसे एहसास होता है कि इस स्पीड से उसका मारा जाना सिर्फ कुछ ही समय की बात है। तभी उसकी नज़र वहीं खड़े चेन मुंह पर पड़ती है। उसी पल वो तय करता है कि उसकी जगह चेन मुंह मरेगा। वो आदमी जितनी तेजी से हो सके भागता रहता है और सांप को चेन मुंह की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही चेन मुंह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, वो विलेन अचानक ठीक उसके पीछे आ गया और उसे पकड़ लिया। चेन मुंह ने कहा, कौन? हालांकि उस विरोधी, उस बुली ने जवाब दिया, भाई, रेस्ट इन पीस। और फिर चेन मो को एक तरफ फेंकते हुए कहा, नर्क के रास्ते पर मुझे दोष मत देना। चेन मो सीधा उस सांप रूपी दैत्य के मुंह में चला गया और वो सोचने लगा, क्या मैं मरने वाला हूं? और फिर वो अपनी पुरानी यादों को देखने लगा। उसकी बहन ने कहा, भाई, ये मेरी नई डिश है, जल्दी से इसे टेस्ट करो, मुझे बताओ कि क्या ये अच्छी है। फिर अपनी बहन की याद देखने के बाद उसने सोचा, छोटी बहन, आह, तो मौत के दरवाजे पर आप सच में अपनी पूरी जिंदगी को आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। फिर बहन ने कहा, ठीक है, मैं अब बच्ची नहीं हूं, ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। तुम्हें खुशी से खाते हुए देखकर मुझे लगता है कि ये सब वर्थ इट था। मैंने वो सारा चावल फालतू में नहीं खाया है। बड़े भाई, अब से मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगी। चेन मो ने फिर सोचा, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुमने कहा था कि तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी। पता चला कि वो मेरे लिए तुम्हारा आखिरी खाना था, क्योंकि उसके बाद सब कुछ बदल गया। वो उसकी बहन की आखिरी याद बन जाती है। एक काला दिन आता है। जैसे जैसे चेनमो सोचता रहता है, एक अप्रत्याशित तबाही उसकी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों को चकनाचूर कर देती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने एक रिसर्चर के रूप में अपनी नौकरी खो दी थी और उस पर भारी कर्ज लद गया था। वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, लेकिन वो उसे डांटती है और कहती है कि वो उसका भाई है और पूछती है कि वो उसे कभी अकेला कैसे छोड़ सकती है। चेनमो सोचता है कि उसने उम्मीद की थी कि वो उसे दोष देगी, उसे छोड़ देगी या उसे दूर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो उसकी देखभाल करती रहती है। वो उसे चिंता करने से कहती है और कहती है कि वो पैसे का इंतजाम करने का कोई तरीका ढूंढ लेगी। वो उसे याद दिलाती है कि वो अब वो बच्ची नहीं है जो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए उसके पीछे छिपती थी। उसकी खातिर वो इस मनहूस गेम में एंटर करता है। उसे याद है कि उसने कहा था कि शायद वो कुछ कर सकती है। उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आई। वो कसम खाता है कि उसे उसे खोजना ही होगा। वापस प्रेजेंट में वो मॉन्स्टर सांप उसे निगल लेता है। फिर भी वो संघर्ष करता है और कहता है कि वो यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता। अपनी पूरी ताकत से वो खुद को सांप के मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो आंशिक रूप से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसके गिरने से पहले उसका केवल आधा शरीर ही आजाद हो पाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, उसका जो कुछ भी बचा था जोर से टकराता है। वो सोचता है कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता और इस तरह मरने के लिए उसे अंदर से सख्त ऐतराज महसूस होता है। तभी एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि एम्प्लॉय नंबर 0006 रिसर्चर चेन मोड डिटेक्ट कर लिया गया है। ये अनाउंस करता है कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया गया है। डिटेक्टेड एम्प्लॉय नंबर नोटिफिकेशन काफी दिलचस्प बात है। चेन मुंह इसे देखता है और सोचता है कि वो मरा नहीं है, और सोचता है कि ये कौन सी जगह है। फिर नोटिफिकेशन कहती है कि इस सिस्टम का इकलौता बाउंड प्लेयर चेन मो है। ये अनाउंस करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन एक्टिवेट हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन लेवल 1 कोड एडिटिंग है और वो सिर्फ अपने लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स एडिट करने के लिए आजाद है। ये बात चेन मो को हैरान कर देती है। वो सोचता है कि आखिर ये सिस्टम क्या है। जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करना शुरू करता है, वो गेम में पॉइंट्स ऐड करने जैसे एट्रीब्यूट पैनल के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा है तो हार को जीत में बदलने की उम्मीद हो सकती है। वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एजिलिटी पर फोकस करने का विचार करता है, लेकिन तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ भागते रहने के लिए स्पीड बढ़ाना कोई मदद नहीं करेगा। अभी उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है स्ट्रेंथ। एक बार एट्रीब्यूट एडिट सफल होने के बाद एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कहा जाता है कि प्लेयर डेटा मिसिंग है और पूछा जाता है कि क्या इसे रीस्टोर करना है। एक सिस्टम टिप ये भी बताती है कि वो किसी भी समय अपने खुद के एट्रीब्यूट्स को आज़ादी से एडिट और एलोकेट कर सकता है, और हर लेवल अप होने पर सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं।
कंफर्म करने के बाद चेनमो को एहसास होता है कि इस एबिलिटी के साथ वो अपनी मर्जी से किसी एक एट्रीब्यूट को मैक्सिमाइज कर सकता है। बाद में जैसे जैसे लेवलिंग के साथ उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ेंगे, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। उस पल वो गेम के रूल्स को भूलने का फैसला करता है। उसका मानना है कि अब वो खुद ही रूल है। अचानक उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ने लगती है और उसका पूरा शरीर रिस्टोर होने लगता है। मांस और हड्डियां रीजनरेट होने लगती हैं। पावर उसके अंदर से दौड़ने लगती है। सांप अभी भी हॉल के चारों ओर रेंग रहा है। चेनमो शांति से इसके हमला करने का इंतजार करता है और फिर सही समय पर एक तरफ कूद जाता है। फिर भी सांप उसे उस समय पकड़ने में कामयाब हो जाता है जब वो हवा में कूद रहा होता है और उसे फिर से निगल लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सांप को अपने सिर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। अगले ही पल चेनमो अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सांप के जबड़े को अंदर से खोलने के लिए मजबूर कर देता है। वो उसे ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद है और उसे उकसाते हुए कहता है कि आज वे देखेंगे कि कौन किसको खाता है। अपनी अपार स्ट्रेंथ के साथ वो सांप को अंदर से बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। सांप तड़पता है और संघर्ष करता है, पागलों की तरह वापस लड़ने की कोशिश करता है। जल्द ही चेनमो जमीन पर उतरता है और सोचने लगता है कि वो आगे क्या करने वाला है। उसका ऑरा उसके चारों ओर फैल रहा होता है। हर कोई सदमे में देखता है, ये सोचकर कि क्या ये लड़का अब इंसान भी बचा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वे क्या देख रहे हैं। चेनमो अपने मन में सोचता है कि कम से कम हमला काम कर गया। यह साबित करता है कि वो जानवर फिजिकल अटैक्स के खिलाफ पूरी तरह से इम्यून नहीं है, लेकिन उसकी वर्तमान अटैक पावर के साथ इसे मारना अनरियलिस्टिक है। भले ही वो स्ट्रेंथ को स्टैक करने के लिए अन्य एट्रीब्यूट्स का बलिदान दे दे, फिर भी इसका डटकर सामना करना मुश्किल होगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुश्किल से इसे एक पल के लिए रोक सकता है। वो फैसला करता है कि उसके पिछले प्लान फुल एजिलिटी के साथ जारी रखना बेहतर है। वो सांप के खिलाफ स्नेक गेम के रूल्स का उपयोग करने का विकल्प चुनता है। एक बार जब उसकी एजिलिटी बहुत हाई हो जाती है तो वो आसानी से सांप के रास्ते से हट सकता है। फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। सांप के सिर से उसके खुद के शरीर पर हमला करवाओ। उसकी सुप्रीम एजिलिटी के साथ ये आसान होना चाहिए। जैसे ही सांप उसके पास से दौड़ता है और फिर से हमला करने के लिए तेजी से मुड़ता है, चेनमो को याद आता है कि ओरिजिनल स्नेक गेम में अगर सिर शरीर को छूता है तो गेम खत्म हो जाता है। उसका मानना है कि ये उसकी एकमात्र कमजोरी हो सकती है। जब सांप उसका पीछा करता रहता है, वो तेजी से दौड़ता है और लगातार दिशा बदलता है, उसे कंफ्यूज करने और गलती करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। वो अपने दिमाग में उसे चुनौती देता है, उसे खुद को काटने के लिए उकसाता है। जल्द ही वो खुद को ठीक सांप की अपनी पूंछ के सामने खड़ा कर लेता है। सांप उसे निगलने की कोशिश में अपना जबड़ा खोलता है, लेकिन अपनी ओवरवेलमिंग एजिलिटी के साथ चेनमो तुरंत रास्ते से हट जाता है, जिससे सांप अपने ही शरीर की ओर झपटता है। हालांकि इससे पहले कि कुछ भी डिसाइसिव हो सके, सांप अचानक मुड़ जाता है और किसी प्रकार का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो खुद से टकराने से बच जाता है। चेनमो को तुरंत एहसास हो जाता है कि वो सही था, वो वास्तव में इसकी कमजोरी थी, लेकिन जी नाओ ने इसे पहले ही पैच कर दिया है। अब सांप के पास एक नया प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। फिलहाल चेनमो पीछे हट जाता है और आगे की सोचता है। इसकी एकमात्र कमजोरी ठीक होने के साथ सब कुछ फिर से वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था, लेकिन ये इनडायरेक्टली एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है। बॉस को वास्तव में हराया नहीं जा सकता। इस बिंदु पर प्लेयर्स स्वाभाविक रूप से उस रूल पर विश्वास करेंगे कि स्टेज को केवल तभी क्लियर किया जा सकता है जब सर्वाइवर्स 3 या उससे कम रह जाएं। वे जाल में फंस जाएंगे और एक बार जब वे उस कंडीशन को पूरा करने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो वे निश्चित रूप से एक अंतहीन तबाही में चले जाएंगे। गेम मैनेजर्स ठीक यही तो चाहते हैं, लेकिन अचानक चेनमो को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो उस जानवर के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को तोड़ सके तो वो जीत सकता है। किसी तरह उसे उस जानवर का ध्यान खींचना होगा और जबरदस्ती सांप के सिर को उसके अपने शरीर से छुवाना होगा। तभी उसे वो आदमी फिर से दिखाई देता है। वो अपने मन में उसे मैन पावर भेजने के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। वो आदमी अपने 2 चेलों के साथ खड़ा है। उनमें से एक कहता है कि वो बच्चा चला गया है, लेकिन बॉस उनसे कहता है कि वे दोनों तरफ ध्यान से देखें। फिर वो कहता है कि उन्हें बस वही रहना चाहिए। रूल कहता है कि अगर सिर्फ 3 लोग बचे हैं तो वे पास हो जाएंगे, इसलिए मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक और चेला उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बॉस बहुत समझदार है। वो आगे कहता है कि उस बच्चे में कुछ स्किल लगती है और शायद वो बॉस मॉन्स्टर को मारने में भी कामयाब हो जाए। अगर वो ऐसा करता है तो और भी अच्छा है, वे कुछ किए बिना ही आराम से जीत सकते हैं। उसी पल चेनमो बाहर आता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो वहां नहीं है। उसे देखकर बॉस हैरान रह जाता है। चेनमो उसे तुरंत पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि वो हिले नहीं। वो कहता है कि अगर उसका हाथ फिसल गया तो बॉस जल्दी गेम से बाहर हो जाएगा। बॉस जल्दी से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश करता है। वो मानता है कि उसने पहले जो किया वो सही नहीं था, लेकिन कहता है कि अभी उन्हें एक साथ रहना चाहिए। चेनमो शांति से जवाब देता है कि वो पहले उसे खत्म कर सकता है और फिर जाकर दूसरों के साथ जुड़ सकता है। बॉस तुरंत घबरा जाता है और मानता है कि वो गलत था और उसे छोड़ने की भीख मांगता है। चेलों में से एक ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और चेनमो को गालियां देते हुए कहता है कि वो उनके बॉस को जाने दे।
वो चेन मो को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन मो आसानी से बॉस को सीधे उसी के ऊपर फेंक देता है। दोनों आपस में जोर से टकराते हैं। डरा हुआ बॉस अपने तीसरे भाई को आवाज लगाता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाए, चेन मो फिर से उसके सिर पर पैर रखता है और कहता है कि उस जानवर को मारने के लिए उसके पास एक प्लान है, लेकिन उसका ध्यान खींचने के लिए उसे चारे की जरूरत है। वो बॉस से चुनने को कहता है, जोखिम उठाओ या अभी मरो। समय कम है, इसलिए बेहतर होगा कि वो जल्दी फैसला करे। बॉस जल्दी से सहमत हो जाता है, लेकिन अपने दिल में वो सोचता है कि एक समझदार आदमी जानता है कि कब पीछे हटना है। एक बार जब वे स्टेज क्लियर कर लेंगे तो उसके पास बदला लेने के लिए बहुत समय होगा। चेनमू उसे जाने का आदेश देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर उसने जरा सी भी सुस्ती देखी तो वो पहले उसे मारने में संकोच नहीं करेगा और फिर बॉस मॉन्स्टर से निपटेगा। बॉस बड़बड़ाता है कि बेहतर होगा कि चेनमू असल में उस जानवर को संभाल ले, क्योंकि वे यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दूसरे चेले बिना मन के उसके पीछे चलते हैं। वे बॉस के कान में फुसफुसाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे सच में उस बच्चे की बात सुनने वाले हैं और चारे के रूप में काम करने वाले हैं। वे कहते हैं कि इस काम का मतलब 9 मौतें और बचने का एक बहुत छोटा सा मौका है। वे पहले ही एक भाई खो चुके हैं और अब और खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। बॉस हंसता है और पूछता है कि किसने कहा कि वो खुद जा रहा है। फिर वो दूसरों की ओर देखता है और उनसे कहता है कि अगर वे मरना नहीं चाहते हैं तो उन्हें जाकर उस जानवर को अपनी ओर खींचना चाहिए। वो दावा करता है कि उसने पहले ही सोच लिया है कि इससे कैसे निपटना है। हर कोई डरा हुआ है। वे कहते हैं कि वो चीज ऐसी नहीं है जिसे वे संभाल सके। एक और आदमी उससे कहता है कि अगर वो चाहता है तो खुद जाए और उन्हें इसमें ना घसीटे। वो बुली उस आदमी के पास जाता है, उसे मजाकिया लहजे में भाई बुलाता है और फिर उसे जोर से लात मारता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। तभी सांप दौड़कर आता है और उसे निगल लेता है। बाकी लोग दहशत में हैं। वो बुली पूछता है कि क्या वो उनके साथ बहुत ज्यादा नरमी से पेश आ रहा था और धमकी देता है कि अगर वे तुरंत नहीं गए तो वो उन सभी को खत्म कर देगा। इस बार वे उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे चलना शुरू करते हैं वो अचानक एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वो घबराते हुए पूछती है कि वो क्या चाहता है और कहती है कि उसने उसे जो कुछ भी करने को कहा था उसने वो सब कर दिया है। वो उससे कहता है कि वो उसे जीने का एक रास्ता दे रहा है। वो कहता है कि उसे अब से उसका साथ देना चाहिए। जब बाकी सभी मर जाएंगे तो वे तीनों पास हो सकते हैं, वरना वो दूसरों के साथ भाड़ में जा सकती है। इस बीच एक और महिला और एक लड़का उसे कोसते हैं, ये कहते हुए कि वो कमीना उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। वे चिल्लाते हैं कि जब तक सर्वाइवर काउंट 3 से नीचे नहीं जाता वे उसे सफल बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, और वे भागने लगते हैं। सांप उनमें से एक को पकड़ लेता है। बुली के पास खड़ी महिला घबराते हुए वादा करती है कि जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा वो कुछ भी करने को तैयार है। वो ठीक यही चाहता था। उसका एक चेहरा चुपके से पूछता है कि क्या ये प्लान सच में काम करेगा, और याद दिलाता है कि वो महिला ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बुली रूखेपन से जवाब देता है कि अगर वो मर जाती है तो और भी अच्छा है। अगर लोग नहीं मरेंगे तो वो सर्वाइवर काउंट कैसे कम करेगा। वो बड़बड़ाता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि उसके आगे अभी खुशियों से भरी जिंदगी पड़ी है। जैसे जैसे हर जगह अफरा कफरी फैलती है उसे वो बच्चा भी याद आता है जिसने उसे पहले बेइज्जत किया था। वो कसम खाता है कि उसे उसे मारना ही होगा। अचानक कोई चिल्लाता है कि सांप का सिर उनकी तरफ आ रहा है। बुली कहता है कि ये बिल्कुल सही समय है। वे पहले सहयोग करने का नाटक करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। फिर वो चेन मो की ओर भागता है और चिल्लाता है कि वे उस जानवर को उसके पास ले आए हैं और पूछता है कि आगे क्या करना है। चेन मो सोचता है कि जाओ यूकाय ने पहले ही काफी बुराई कर दी है। अगर संभव हो तो उसे इस अनस्टेबल फैक्टर को भी हटा देना चाहिए, वरना बाद में परेशानी होगी। वो शांति से समझाता है कि सभी ने पहले स्नेक गेम खेला है। अगर वे सांप के सिर को उसके ही शरीर से टकरा सके तो गेम खत्म हो जाएगा। एक चेला उत्साह से पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वे सभी बच गए हैं। बुली तुरंत उसे बेवकूफ कहता है। वो कहता है कि उसने पीछा किए जाने के दौरान इसे पहले ही आजमा लिया था और ये काम नहीं किया। उस जानवर के पास एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जब सिर पूंछ से टकराता है तो ये बिना किसी असली कांटेक्ट के बस फिसल जाता है। अगर ये इतना आसान होता तो उस बच्चे ने इसे बहुत पहले ही कर लिया होता। फिर भी वो उन्हें बात करना बंद करने और बस काम करने का आदेश देता है। उनमें से एक को आगे की ओर लात मारने के बाद वो भी पैंतरेबाजी करने लगता है और सांप को अपनी ही पूंछ काटने के लिए गाइड करने की कोशिश करता है। हर कोई पागलों की तरह चारों ओर भागता है और उससे गलती करवाने की कोशिश करता है। वो महिला अचानक रोती है कि वो अब और नहीं भाग सकती और बॉस से उसे बचाने की भीख मांगती है। वो उससे कहता है कि वो अंदर कूद जाए क्योंकि वहां सुरक्षित है। जैसे ही वे बिखरते हैं और चारों ओर कूदते हैं, सांप दिशा बदल देता है और इसके बजाय चेन मुंह की ओर झपटता है। बुली को बहुत खुशी महसूस होती है। वो ठीक यही चाहता था। अपने दिल में वो चेन मो को उस पर हुक्म चलाने की हिम्मत करने के लिए ताना देता है और उसकी मौत की कामना करता है। हालांकि चेन मो एक इंटेंस ऑरा रिलीज करता है और एक बार फिर आसानी से सांप के हमले से बच जाता है। जाओ यूकाई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सांप अपना रास्ता बदल लेता है और वो झाओ यूकाई की बाह काट लेता है।
झाओ युकाई दर्द से चिल्लाता है। ठीक उसके बाद महिला देखती है कि वो मॉन्स्टर सीधे उसकी ओर आ रहा है। चेला दौड़कर आता है और बॉस से पूछता है कि क्या वो ठीक है। झाओ युकाई अपना दांत पीसता है और बार बार गालियां देता है। वो चेनमो को चेतावनी देता है कि वो ये न सोचे कि ये मामला खत्म हो गया है और कहता है कि वो ये कर्ज याद रखेगा। ठीक तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो प्लेयर को इनसर्कल्ड बाय स्नेक्स के डंजन में बॉस को घायल करने के लिए बधाई देती है। ये अनाउंस करता है कि एक हिडन अचीवमेंट स्नेक हंटर अनलॉक हो गया है। प्लेयर का लेवल बढ़कर लेवल 3 हो जाता है और उसे 6 फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर चेनमो थ्योरियां चढ़ाता है। वो सोचता है कि पिछले हमले से सांप को मर जाना चाहिए था, वो सिर्फ घायल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि क्या वो जानवर अभी भी जिंदा है। उसी पल लिटिल रैबिट प्रकट होती है और डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर करने के लिए सभी को बधाई देती है। वो अनाउंस करती है कि सभी बचे हुए प्लेयर्स को उनके हिसाब से एक्सपीरियंस और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा हर एक सर्वाइवर को 3 फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। चेला अचानक नोटिस करता है कि यूकाई का कटा हुआ हाथ पूरी तरह से रीजनरेट हो गया है। हैरान होकर वो उसकी ओर इशारा करता है। उनके बगल में खड़ी महिला बहुत खुश है। वो लेवल अप होने का जश्न मनाती है और कहती है कि अब वे पूरी तरह से कमजोर नहीं है। झाओ युकाई जल्दी से अपना एट्रीब्यूट पैनल चेक करता है। चेला उत्साह से कहता है कि ये एट्रीब्यूट पैनल है और इसे अपनी मर्जी से बुलाया जा सकता है। वो सोचता है कि अतिरिक्त 3 पॉइंट्स को कैसे एलोकेट किया जाए। झाओ युकाई हंसता है और कहता है कि स्वर्ग ने वास्तव में उसे नहीं छोड़ा है। उसे एहसास होता है कि लेवलिंग अप नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स को वापस उनकी इनिशियल स्टेट में रीसेट कर देता है। फिर लिटिल रैबिट अनाउंस करती है कि मेजॉरिटी रूल के अनुसार प्लेयर्स तय करेंगे कि हिडन मिशन को एक्टिवेट करना है या नहीं। हालांकि अगर सर्वाइवर्स की संख्या 3 या उससे कम हो जाती है तो हिडन मिशन जबरदस्ती एक्टिवेट हो जाएगा। वो फिर सीधे चेनमो की ओर देखती है और एक स्पेशल रिमाइंडर देती है। वो कहती है कि एक बार हिडन मिशन एक्टिवेट हो जाने के बाद इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर इसे क्लियर कर लिया जाता है तो सभी सर्वाइवर्स रैंडमली एक स्किल को अवेकन करेंगे और शानदार और यूनिक रिवॉर्ड्स प्राप्त करेंगे। वो जोर देकर कहती है कि अगर वे इस मौके को चूक गए तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है और वो उनसे फैसला करने के लिए कहती है। यूकाई सुनता है और वो स्किल्स के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसने सुना था कि स्किल्स वाले प्लेयर्स बिना स्किल्स वाले प्लेयर्स की तुलना में पूरी तरह से अलग लेवल पर होते हैं। फिर वो नोटिस करता है कि वर्तमान सर्वाइवर काउंट 4 है, जो हिडन मिशन को जबरदस्ती एक्टिवेट करने की कंडीशन को पूरा नहीं करता है। उसे अचानक कुछ एहसास होता है और वो सोचता है कि क्या ये तथाकथित हिडन मिशन सिर्फ एक और जाल है, ठीक उसी तरह जैसे पहले सर्वाइवर्स को कम करने वाला रूल था। चेनमो अपने मन में सोचता है कि कोई तो कारण होगा कि ये गेम ट्रैप रूल्स बनाने और प्लेयर्स को हिडन मिशन में फंसाने के लिए इतनी हद तक जा रहा है, जब तक कि सिस्टम का असली लक्ष्य प्लेयर्स को मौत की तरफ धकेलना ना हो। एक बार जब प्लेयर्स गेम में मर जाते हैं तो हेलमेट का पावरफुल करंट उन्हें हकीकत में मार देता है। असल में कोई भी प्लेयर्स की जान की परवाह नहीं करता। वे सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के लिए उन्हें हाई डेथ रेट वाले डंजन्स में फंसाते हैं। उनका असली लक्ष्य यही होना चाहिए। इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि सबसे सुरक्षित विकल्प बहुत सीधा है। ऊंचे पद वाले लोग उनसे जो भी करवाना चाहते हैं उन्हें उससे इनकार कर देना चाहिए। वो साफ साफ कहता है कि वो हिडन मिशन को एक्टिवेट करने के लिए सहमत नहीं है। महिरा भी कहती है कि वो इस आदमखोर जगह पर एक पल भी और नहीं रहना चाहती और वो भी मना कर देती है। चेला यूकाई से कहता है कि उन्होंने जो पैसा कमा लिया है वो कुछ समय तक जीने के लिए काफ़ी है। वो कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लिटिल रैबिट अपना सिर झुकाती है और कहती है कि कितने अफसोस की बात है। वो उन्हें ध्यान से सोचने की सलाह देती है और याद दिलाती है कि हिडन डंजन को क्लियर करने के रिवॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। न केवल वे आसानी से इन गेम एक्सपीरियंस, आइटम्स और स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वो रियल लाइफ में भी बहुत सारा पैसा और शोहरत हासिल कर सकते हैं। चेन मोस की बात काटता है और दृढ़ता से कहता है कि वे हिडन मिशन को एक्टिवेट करने से इनकार करते हैं। लिटिल रैबिट आह भरती है और कहती है कि इस मामले में 4 सर्वाइवर्स में से 3 ने इनकार कर दिया है। वो रिजल्ट डिक्लेयर करने लगती है, लेकिन यूका इसे स्वीकार नहीं कर पाता। उसके दिल में गुस्सा उबलने लगता है। वो सोचता है कि ये इस तरह खत्म नहीं हो सकता। अगर उसके पास कोई स्किल होती तो चेन मो इतनी बदतमीजी से पेश आने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसके पास कोई स्किल होती तो सब कुछ अलग होता। अचानक वो अपने चेले को रोकता है। चेला कंफ्यूज दिखता है। जियो यूकाई शांति से उसे अपने परिवार की चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उनका ध्यान रखेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। वो महिला डर से चीख पड़ती है। वो जो उसने अभी देखा उस पर उसे यकीन नहीं होता। ठीक उसी पल एक नोटिफिकेशन बजती है। सर्वाइवर काउंट डिटेक्टेड, 3 प्लेयर्स, हिडन मिशन डेन ऑफ 10,000 स्नेक्स एक्टिवेटेड। चेनमो मन ही मन गाली देता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो कमीना हिडन मिशन को जबरदस्ती ट्रिगर करने के लिए अपने ही भाई को मार देगा। माहौल तुरंत बदल जाता है। हवा भारी और दम घोंटू हो जाती है। इस बार अनगिनत सांप उनके चारों ओर प्रकट होने लगते हैं।
बड़े छोटे हर दिशा में रेंग रहे होते हैं। यहाँ तक कि छोटे सांप भी फर्श पर झुंड बनाकर घूमने लगते हैं। एक अनाउंसमेंट गूंजती है, सर्वाइवर काउंट डिटेक्टेड, 3 प्लेयर्स, हिडन मिशन डेन ऑफ 10,000 स्नेक्स की कंडीशन पूरी हुई, 10 मिनट तक सर्वाइव करें। अंत में सर्वाइवर्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। काउंटडाउन अब शुरू होता है। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, बाकी बचे प्लेयर्स तनाव में आ जाते हैं। लिटिल रैबिट मुस्कुराती है और कहती है कि उसे लगा था कि वे एकजुट हैं। वो कहती है कि उसने मान लिया था कि इस बार हिडन डंजन नहीं खुलेगा। उसे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि कैसे इंसान हमेशा लालच के चलते खुद को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। अपनी सर्वाइवल स्पेस को तब तक कम करते हैं जब तक कि वे खुद को पूरी तरह से तबाह नहीं कर लेते। यूकाई सिर्फ टाइमर पर फोकस करता है। वो खुद से कहता है कि अगर वो 10 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है तो उसे फिर कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि चैनमो सोचता है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैदान में 2 बड़े सांपों के साथ एक बार जब वे घिर जाएंगे तो 100 जाने भी काफी नहीं होंगी। तभी कुछ अजीब होता है। छोटे सांप एक दूसरे को निगलने लगते हैं। चैनमो इसे तुरंत नोटिस करता है। उसे एहसास होता है कि सांप टकराने के बाद अलग नहीं हुए। वो इस स्थिति का एनालाइज करना शुरू करता है। शायद प्रोटेक्शन मैकेनिज्म केवल हर सांप के अपने शरीर पर ही लागू होता है। अगर 2 अलग अलग सांप टकराते हैं तो डिवोर रूल को प्राथमिकता दी जाती है। अगर ये सच है तो ये हिडन मिशन बस ओरिजिनल स्नेक गेम का एक एक्सटेंशन है। रूल्स सेम ही रहने चाहिए। इसे क्लियर करने के लिए दोनों सांपों को एक दूसरे को निगलने पर मजबूर करना है। इसका मतलब है कि उसे दोनों बॉसेस को एक दूसरे को निगलने पर मजबूर करने का कोई तरीका खोजना होगा। ये उसका आखिरी मौका है। इस बीच यूकाई अभी भी 10 मिनट तक सर्वाइव करने की धुन में है। वो खुद से कहता है कि चाहे जो हो जाए उसे सहना होगा। अगर जरूरी हुआ तो वो उस महिला को बलि का बकरा बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो महिला अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे भाड़ में जाने को कहती है। वे लड़खड़ाते हुए सीधे कई सांपों के रास्ते में गिर जाते हैं। जो यूकाई गुस्से से फट पड़ता है। वो उसे धोखा देने के लिए गालियां देता है और चिल्लाता है कि उसने इतनी मेहनत से प्लानिंग की, यहाँ तक कि इस हिडन मिशन को एक्टिवेट करने के लिए अपने भाई को भी मार डाला। वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो यहाँ मरेगा। महिला रूखेपन से जवाब देती है कि धोखा देना उस पर जचता है। वो कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि वो किस तरह का इंसान है। अगर वो अपने ही आदमियों को मार सकता है तो वो उसे क्यों बख्शेगा। हताशा में यूकाई चेनमो की तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ता है और उसे बचाने की भीख मांगता है। वो अपनी जान के बदले अपने सारे पैसे देने की पेशकश करता है। महिला पागलों की तरह संघर्ष करती है, मुक्का मारती है और लात मारती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि अगर वो मरना चाहता है तो उसे अकेले मरना चाहिए। लेकिन जियो यूकाई पागलपन में डूबकर घोषणा करता है कि अगर वो जिंदा नहीं रह सकता तो वे एक साथ मरेंगे। उसी पल सांपों का एक झुंड उन दोनों को निगल लेता है। महिला चीखती है जैसे ही सांप उन्हें निगलना शुरू करते हैं। जल्द ही चेनमो अकेला जिंदा बचता है। वो सांपों के उस खतरनाक समुद्र के बीच से भागता है, अपने हर कदम को कैलकुलेट करता है। वो सोचता है कि सांपों के घोंसले के भीतर केवल एक अपेक्षाकृत सेफ जोन, दोनों विशाल बॉसेस के बीच एक छोटी सी जगह है। वो उसकी ओर छलांग लगाता है। हवा में ही एक विशाल सांप उसकी ओर झपटता है। अपनी पूरी बढ़ाई हुई स्ट्रेंथ के साथ वो उसके जबड़े पकड़ लेता है और उन्हें जबरदस्ती खोल देता है। वो उस कुचलने वाली बाइट फोर्स को महसूस करता है और उसे एहसास होता है कि लेवलिंग अप से मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बिना वो इसका सामना नहीं कर पाता। वो खुद को तैयार करता है और डिक्लेयर करता है कि सफलता या विफलता पूरी तरह से इसी पल पर निर्भर करती है। दोनों विशाल सांप विपरीत दिशाओं से उस पर हमला करते हैं। आखिरी पल में चेनमो अपनी पकड़ छोड़ देता है और अपनी सुप्रीम एजिलिटी के साथ उनके बीच से गायब हो जाता है। दोनों विशाल सांप सीधे एक दूसरे से टकराते हैं। जिंदगी या मौत, सब कुछ इसी एक टक्कर पर निर्भर करता है। चेनमो देखता है कि कैसे दोनों बॉस सांप जोर से कांपते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वे शायद अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उनके विशाल शरीर आपस में उलझते हैं, टकराते हैं और एक दूसरे को निगलना शुरू कर देते हैं। तबाही के इस पागलपन में वे एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, डिटेक्शन कंप्लीट, होस्ट ने गेम को क्लियर कर लिया है। स्वार्म ऑफ सर्पेंट्स, हिडन मिशन कंप्लीटेड, मिरियड सर्पेंट केव। इस राउंड के लिए MVP स्टेटस अचीव कर लिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आप लेवल 8 पर पहुंच गए हैं। आपके पास अभी 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल ड्रॉ अटेम्प्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस अपग्रेड हो गए हैं। नया प्रिविलेज अनलॉक हुआ, कोड कॉपी। एक सिस्टम नोट बताता है कि कोड कॉपी पिछले 30 मिनट के भीतर मरने वाली किसी भी एंटिटी के गेम कोड को रेप्लिकेट करने की अनुमति देता है, जिसे पर्सनल यूज के लिए दिया जाता है। हालांकि समन कोड का लेवल होस्ट के करंट लेवल से मैच करेगा। ये सब पढ़ने के बाद चेनमो दंग रह जाता है। वो सोचता है कि उसने सिस्टम प्रिविलेजेस को अपने लेवल के साथ इवॉल्व होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वो किसी भी मरे हुए NPC के कोड को कॉपी कर सकता है। अब सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो ग्लटनस सर्पेंट को रेप्लिकेट करना चाहता है। वो बिना किसी झिझक के मान जाता है। एक और नोटिफिकेशन आती है जो उसे ग्लटनस सर्पेंट कोड की ओनरशिप सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर बधाई देती है। इसे उसकी इन्वेंट्री में ऐड कर दिया गया है और इसे किसी भी समय समन किया जा सकता है। चेनमो इस एबिलिटी से संतुष्ट महसूस करता है। अब उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जल्द ही लिटिल रैबिट फिर से प्रकट होती है।
गेम क्लियर करने वाला अकेला प्लेयर होने के लिए वो उसे बार बार बधाई देती है। सुप्रीम गॉड की ओर से वो कहती है कि अब वो उसका डेटा रिकॉर्ड करेगी और इसे डेटाबेस में अपलोड करेगी। अब से किसी भी आगे के बेहतरीन अचीवमेंट्स के लिए उसे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो पूछती है कि क्या वो इस रिवॉर्ड को स्वीकार करने के लिए तैयार है। चेनमो तुरंत सावधान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि डेटाबेस में अपलोड करना ही वो तरीका होना चाहिए जिससे वे एआई ब्रेन प्राप्त करने की क्षमता वाले प्लेयर्स की पहचान करते हैं। एक बार पहचाने जाने के बाद उन प्लेयर्स को शायद सर्वेलियंस पर रखा जाएगा। अगर ऊंचे पद वालों को लगता है कि किसी से खतरा है तो वे उन्हें किसी भी समय मिटा सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वो लगभग भूल ही गया था कि ये सिस्टम मेडन्स गेम के अंदर एआई ब्रेन का ही रूप है। हर एक के पास इसकी अथॉरिटी का एक अंश है। अगर वो समय के साथ उनमें से काफी सारे कलेक्ट कर लेता है तो इन सिस्टम मेडन्स का शिकार करके वो गेम के अंदर से ही एआई ब्रेन की अथॉरिटी को कब्जे में ले सकता है। लिटिल रैबिट उसके सामने हाथ हिलाती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी वहीं है। वो सोचती है कि क्या उसने लॉग ऑफ कर दिया है। चेनमो बिल्कुल नहीं झिझकता। वो ग्लटनस सर्पेंट को उसे निगलने का आदेश देता है। वो विशाल सांप तुरंत प्रकट हो जाता है। लिटिल रैबिट दंग रह जाती है। वो विरोध करती है कि ये चीटिंग है, लेकिन इससे पहले कि वो बोलना खत्म कर पाती, सांप आगे झपटता है और उसे पूरा निगल लेता है। एक नया सिस्टम मैसेज दिखाई देता है। वन गॉड एआई ब्रेन की अथॉरिटी 0.1% प्राप्त की गई। चेनमो की आंखें सिकुड़ जाती है। तो ये ऐसे काम करता है। उसे एहसास होता है कि अगर एक सिस्टम मेडन भी उसे अथॉरिटी का एक अंश देती है तो और अधिक एआई ब्रेन अवतारों का शिकार करने से धीरे धीरे उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। लेकिन वो खतरे को भी समझता है। अगर ऊपर वालों ने नोटिस किया तो उसे बिना किसी झिझक के मिटा दिया जाएगा। अब से उसे छिपकर रहना होगा। फिलहाल के लिए वो लॉग ऑफ करना चुनता है। दुनिया धुंधली हो जाती है। वो हकीकत में जागता है, हल्की सी हांफते हुए। उसका शरीर भारी और थका हुआ महसूस होता है, लेकिन वो जिंदा है। वो अपनी छाती को छूता है, लगभग अविश्वास के साथ। वो सोचता है कि क्या वो इतने लंबे समय से इस तरह के खतरे का सामना कर रही थी। उसके फोन की स्क्रीन जलती है। एक नोटिफिकेशन अनाउंस करती है कि प्लेयर चेन मो ने बिगिनर इंस्टेंस स्वॉर्म ऑफ सर्पेंट्स को क्लियर कर लिया है और हिडन मिशन मिरियड सर्पेंट केव को पूरा कर लिया है। ये भी दिखाता है कि उसे लाइव स्ट्रीम डोनेशन में 2 लाख युआन मिले हैं। वो उस नंबर को घूरता है। 2 लाख युआन उससे कहीं ज्यादा है, जो बहुत से लोग सालों में बचा पाते हैं। फिर भी इस गेम में अगर आप सर्वाइव करते हैं तो इसे एक ही राउंड में कमाया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। वो तुरंत उसे कॉल करने की कोशिश करता है। एक ठंडी ऑटोमेटेड आवाज उसे बताती है कि जो नंबर उसने डायल किया है वो सर्विस में नहीं है और उसे बाद में फिर से कोशिश करने के लिए कहती है। वो धीरे से फोन नीचे करता है। अभी भी अनरीचेबल। वो वापस लेट जाता है और छत को घूरता है, ये सोचता हुआ कि वो कहाँ हो सकती है। वो पहले जिद्दी होने के लिए खुद को दोष देता है। अगर उसने गेमिंग के लिए एआई ब्रेन का उपयोग करने का विरोध नहीं किया होता और ऊपर वालों को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। उन्होंने उसे फंसाया, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया और उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज के नीचे दबा दिया। वो उसका कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए ही गेम में आई थी। जब से वो पैसे छोड़कर गई है उसका कोई सुराग नहीं मिला है। एकमात्र सुराग ये है कि वो अभी भी गेम के अंदर कहीं एक्टिव होनी चाहिए। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और वादा करता है कि वो चाहे जहां भी हो वो उसे ढूंढ निकालेगा। इस बार वो उसकी रक्षा करने वाला होगा। इस बीच एक उज्जवल और जीवंत अरीना जैसी जगह में एक ब्रॉडकास्ट चल रहा है। ये गोल्ड गेम का 264वां मैच है, जो ग्रुप 7 का टीम स्टेज है। एक कमेंटेटर कहता है कि वो बच्चा दिलचस्प है। उसने शुरू से ही ग्लटनस सर्पेंट की कमजोरी को नोटिस कर लिया था, जिससे पता चलता है कि उसने गेम में एंटर करने से पहले अपना होमवर्क किया था। एक और आदमी, टियान क्वान, लेवल 25 और टीम पॉर्जन स्टेटस का कैप्टन, हंसता है। वो कहता है कि उस बच्चे में हिम्मत है और अगर मौका मिला तो उसे रिक्रूट करना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। पास खड़ी एक महिला उसे खारिज करते हुए नाक भौं सिकोड़ती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक बिगनर लेवल का इंस्टेंस था। अगर उन प्लेयर्स ने एक दूसरे का साथ दिया होता तो उनमें से किसी एक को भी मरने की जरूरत नहीं थी। फिर भी सिर्फ 40% की एवरेज क्लियर रेट वाले मैच में उन्होंने लगभग खुद को ही खत्म कर लिया। उसका नाम फेंग है, लेवल 23, टीम पॉइजन स्टेटस की वाइस कैप्टन। वो रूखेपन से इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस बैच की ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही खराब है। उसकी नज़र में ऐसे प्लेयर्स उसके टीममेट्स बनने के लायक नहीं हैं। कैप्टन हल्के से हंसता है और कहता है कि जैसा कि फेंग से उम्मीद थी, नए प्लेयर्स का बुरा सपना और हमेशा से परफेक्शनिस्ट। वो उसे छेड़ता है कि अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखेगी तो उनकी टीम शायद कभी किसी को रिक्रूट ना कर पाए। फेंग बस जवाब देती है कि वो किसी नाकाबिल को स्वीकार करने के बजाय किसी को भी रिक्रूट ना करना पसंद करेगी। कहीं और चेन मो अभी भी सोच में डूबा हुआ है कि तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो इसे सावधानी से उठाता है और पूछता है कि कौन है। एक जानी पहचानी आवाज जवाब देती है कि ये वो है। चेनमो एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। फिर वो आवाज आगे कहती है कि उसके पास उस व्यक्ति के बारे में खबर है जिसे चेनमो खोज रहा है। चेनमो तुरंत उस लीड का पीछा करता है और जल्द ही उसे जानकारी मिल जाती है।
एरिया 39 डी रैंक इंस्टेंस, स्पॉट द डिफरेंस। वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि उसे एरिया 39 में अपनी किस्मत आजमानी होगी। हेडसेट उठाते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि एक बार स्पॉट द डिफरेंस गेम क्लियर हो जाने के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। फिर भी वो उसके बारे में एक छोटा सा सुराग भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फिर से वादा करता है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। जैसे ही वो वापस लॉगिन करता है, एक विशाल नोटिफिकेशन दिखाई देती है। ये उसका वापस स्वागत करती है और उसे बताती है कि चूंकि उसने अपनी इनिशियल स्टेज क्लियर कर ली है, अब वो आज़ादी से कोई भी गेम सिनारियो चुन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे 7 दिनों के भीतर अपना अगला गेम खेलना होगा। अगर वो इस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे भारी पेनल्टी फीस का सामना करना पड़ेगा और कंपनी के पास इसे जबरदस्ती लागू करने का अधिकार सुरक्षित है। चेनमो झुंझलाहट में जीभ चटकाता है। वो सोचता है कि ये वास्तव में अत्याचारी शर्तें हैं। या तो वो खेलता रहे और उनके लिए प्रॉफिट बनाता रहे, या फिर अपनी आज़ादी खरीदने के लिए एक बड़ी रकम चुकाए। उन्होंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वे कभी ना हारे। फिर भी वो तय करता है कि अभी ये उसकी प्राथमिकता नहीं है। अपनी बहन को ढूंढना सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो अपना स्टेटस पैनल खोलता है और अपने पॉइंट्स एलोकेट करना शुरू करता है। पिछले अनुभव से वो समझता है कि स्टेजेस को क्लियर करने में रॉ कॉम्बैट पावर एकमात्र फैक्टर नहीं है। हालांकि ये सर्वाइवल के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ और एजिलिटी उसका मुख्य फोकस है। इंटेलिजेंस, जो मैजिक पावर को दर्शाता है, वो इस समय कम जरूरी है। जैसे जैसे वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो महसूस कर सकता है कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। फिर वो कुछ और नोटिस करता है, एक स्किल स्लॉट। वो लगभग भूल ही गया था कि पिछली स्टेज को क्लियर करने के बाद उसने एक स्किल ड्रॉ हासिल किया था। वो अगले इंस्टेंस में एंटर करने से पहले इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो सिस्टम को स्किल ड्रॉ शुरू करने का कमांड देता है। इंटरफेस घूमता है और अंततः एक प्राइमरी स्किल पर रुकता है। सिस्टम उसे बधाई देता है और अनाउंस करता है कि उसने विंग्स ऑफ द इनविजिबल प्राप्त कर लिया है। इसके एक्टिवेशन पर प्लेयर 1 मिनट तक हवा में रह सकता है। कूल डाउन टाइम 10 मिनट का है। चेनमो इस पर विचार करता है। ये कोई हाई टियर स्किल नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट फ्लाइट एबिलिटी मुश्किल परिस्थितियों में जान बचाने वाली साबित हो सकती है। वो इसे एक यूजफुल एडिशन के रूप में स्वीकार कर लेता है और समय बर्बाद किए बिना वो डी रैंक लॉबी की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, पीछे से एक आवाज उसे पुकारती है और पूछती है कि क्या वो एक नया प्रमोटेड प्लेयर है। चेनमो मुड़ता है और पूछता है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। आदमी जल्दी से समझाता है कि वो भी थोड़ा नया है, लेकिन पहले ही 2 गेम्स क्लियर कर चुका है। वो पूछता है कि क्या चेनमो टीम बनाने में इंटरेस्टेड होगा। वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ई रैंक डंजन है, इसलिए ये बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए। चेनमो माफी मांगता है और कहता है कि उसका लक्ष्य एक डी रैंक डंजन है, इसलिए वो टीम नहीं बना सकता। वो जवान आदमी दंग रह जाता है। वो उसे पुकारता है और चेतावनी देता है कि एक रूकी के रूप में सीधे डी रैंक डंजन में जाना पागलपन है। उसकी नज़र में चेनमो बस मौत को दावत दे रहा है। चेनमो कोई जवाब नहीं देता, वो आगे बढ़ता रहता है। एक सिस्टम नोटिस दिखाई देती है जो उससे डी रैंक लॉबी में जाने को कंफर्म करने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि एक बार चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। वो तुरंत कंफर्म करता है और अपने पीछे का एरिया 39 सेलेक्ट करता है। वो रिजेक्टेड प्लेयर बड़बड़ाता है कि चेनमो का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। कुछ ही पलों बाद मैच मेकिंग पूरी हो जाती है। चेनमो खुद को प्लेयर्स से भरी एक बड़ी लॉबी के अंदर पाता है। उनके सिर के ऊपर नाम और स्टैट्स तैर रहे हैं। जिया शिउ, लेवल 13, 3 क्लियर्स। झैंग टियानमा, लेवल 16, 5 क्लियर्स। वहां और भी कई लोग हैं। चेनमो को जल्दी एहसास हो जाता है कि वो वहां मौजूद सबसे लो लेवल का प्लेयर है, जिसके नाम सिर्फ 1 क्लियर है। अचानक एक खुशमिजाज आवाज उनका अभिवादन करती है। बोलने वाली खुद को इस राउंड की सिस्टम गाइड लिटिल एंट के रूप में पेश करती है। वो अनाउंस करती है कि इस गेम का नाम हेवनली थंडर एंड अर्थली फायर है। वो रूल समझाती है। पूरा एरिया एक माइन फील्ड है जिसमें 30 लैंड माइन्स दबी हुई हैं। प्लेयर्स को या तो सभी 30 माइन्स को खोजना और डिफ्यूज करना होगा, या सभी 30 माइन्स को ट्रिगर करना होगा। इनमें से किसी भी कंडीशन को पूरा करने पर स्टेज क्लियर हो जाएगी। एक कैंडिडेट कहता है कि ये माइन स्वीपर की तरह लगता है और सवाल करता है कि क्या ये सच में इतना सिंपल हो सकता है। लिटिल एंट हंसती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। हर 5 मिनट में कम से कम एक प्लेयर को एक एक्सप्लोरेशन एक्शन परफॉर्म करना होगा। अगर कोई खुद आगे नहीं आता है तो पूरी टीम पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर बिना किसी के एक्सप्लोर किए काउंटडाउन खत्म हो जाता है तो कोई एक रैंडम माइन अपने आप फट जाएगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई कदम नहीं उठाता। हालांकि वो आगे कहती है कि एक्सप्लोरेशन के दौरान प्लेयर्स को रैंडम हेल्पफुल आइटम्स मिल सकते हैं जो उनके सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा सकते हैं। वो उन्हें गुड लक कहती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि जब वो वापस आएगी तो वे सभी जिंदा होंगे। फिर वो गायब हो जाती है। प्लेयर्स तुरंत स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने लगते हैं। चश्मे वाला एक आदमी कहता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। अगर वे प्रॉपर माइंड स्वीपर लॉजिक को फॉलो करें तो इसे क्लियर करना सिर्फ कुछ ही समय की बात है।
एक और प्लेयर थोड़ी असहमति जताता है। वो बताता है कि जबकि बात की स्टेजेस लॉजिकल डिडक्शन पर निर्भर हो सकती हैं, शुरुआती एक्सप्लोरेशन असल में रशियन रूलेट की तरह है। कोई नहीं जानता कि कब उनका पैर माइन पर पड़ जाए। चेनमो ध्यान से सुनता है। वो सोचता है कि वे जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर एक डी रैंक डंजन सच में इतना सीधा होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। वो सोचता है कि क्या उसने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया है या फिर वो किसी ऐसी चीज में फंस गया है जो दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। प्लेयर्स में से एक अचानक ताना मारता है और पूछता है कि यहाँ उनके बीच में एक ऐसा कचरा क्यों खड़ा है जिसने सिर्फ बिगिनर लेवल क्लियर किया है। दूसरा सहमत होता है और कहता है बाकी सभी ने कम से कम 2 डंजन्स क्लियर किए हैं। एक तीसरे प्लेयर को चिंता होती है कि यह रुकी उन्हें नीचे खींच सकता है। कोई और आगे कहता है कि वो बच्चा असल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो उनके पैरों के नीचे दबी लैंड माइन से कम खतरनाक नहीं है। जैंग तियानबा, जो 5 प्लेयर्स के साथ लेवल 16 पर है, शोर को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाता है। वो उन्हें बहस बंद करने को कहता है और बताता है कि उसके पास एक सुझाव है। वो सभी को याद दिलाता है कि रूल्स के अनुसार कोई भी इस डंजन को अकेले क्लियर नहीं कर सकता। ऐसे में उन्हें लॉटरी निकालकर एक्सप्लोरेशन का क्रम तय करना चाहिए। जब किसी की बारी आती है तो उसे आगे आना ही होगा। जो कोई भी क्रम तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे हर किसी के लिए खतरा माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो उन्हें चेतावनी देता है कि उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए वे उसे दोष ना दें। वो आगे कहता है कि इस तरह भले ही वो रुकी इनएक्सपीरियंस्ड हो, कम से कम वो टीम को गलत तरीके से नीचे नहीं खींचेगा। जहां तक सर्वाइवल की बात है, वो हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी पर निर्भर करेगा। फिर वो पूछता है कि इसके पक्ष में कौन है और विरोध में कौन है। उसका एक चेला जोर से अनाउंस करता है कि ये जेड सिटी से ब्रदर टायरेंट है। एक और चेला गुस्से से किसी को भी आपत्ति होने पर 1-on-1 फाइट के लिए साइड में आने की चुनौती देता है। जिसकी कोई राय नहीं है उसे बस अपना हाथ उठाना चाहिए। चैनमो शांति से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। हालांकि तियानबा का एटीट्यूड तानाशाह और मनमाना है, फिर भी ये तरीका अभी के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। किसी स्ट्रक्चर के बिना ग्रुप में अफरा तफरी मच जाएगी जो स्थिति को और भी खतरनाक बना देगी। तियानबा फिर प्रपोज करता है कि फेयरनेस के लिए वे सिस्टम के इनबिल्ट लॉटरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह किस्मत फैसला करेगी और कोई भी उस पर रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने का आरोप नहीं लगा सकता। हालांकि तियानबा मन ही मन हंसता है। उसकी स्किल हैंड ऑफ फॉर्चून स्टीलिंग है। किस्मत वाले किसी भी गेम में उसके पास एडवांटेज होता है। इसके अलावा उसने इस डंजन के बारे में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लैक मार्केट में भारी कीमत चुकाई है, वरना वो अपनी कीमती स्किल के 3 लिमिटेड यूजेस में से एक को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं होता। सिस्टम लॉटरी चलने के बाद रिजल्ट सामने आता है। तियानबा खुद पहले एक्सप्लोरेशन टर्न के लिए चुना जाता है। एक शक करने वाला प्लेयर अपनी जीप चटकाता है और कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि ये इतना बड़ा इत्तेफाक है। तियानबा को पहला स्लॉट मिला। क्या इसका मतलब यह है कि उसे पूरा यकीन है कि पहला कदम सुरक्षित है? पास खड़ी एक महिला सभी से मुसीबत न खड़ी करने की विनती करती है। जितना कम झगड़ा होगा उतना अच्छा है। वे तियानबा जैसे किसी व्यक्ति को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके अलावा वो तर्क देती है कि ये एक सिस्टम लॉटरी है, इसे मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। तियानबा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है कि वो इस स्टाइल से शुरू करेगा। एक महिला अनओपन ग्रिड को देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है कि अभी भी बहुत सारे अननोन सेफ जोन्स हैं। अभी रैंडमली आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। घबराते हुए वो पूछती है कि क्या कोई उसके साथ अपनी जगह बदलने को तैयार है। दूसरी महिला तुरंत मना कर देती है, ये बताते हुए कि उसकी पोजीशन पूरी तरह से जुआ है। थोड़ी सी भी बदकिस्मती से वो तुरंत मर जाएगी। कोई भी ट्रेड करने जितना बेवकूफ नहीं होगा। कोई और बेसब्री से उसे जल्दी करने और सबका समय बर्बाद करना बंद करने को कहता है। वो वापस झल्लाते हुए कहती है कि वो समझ गई है और उनसे कहती है कि वे उस पर दबाव डालना बंद करे। उसी पल चेनमो को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है। सिस्टम अथॉरिटी 0.1%, करंट अनोमली डिटेक्टेड, 2, 2 और 8, 1, 2 स्क्वायर स्विच किए गए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। चेनमो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो एआई ब्रेन की 0.1% अथॉरिटी भी हिडन डंजन डेटा को रिवील कर सकती है। अगर वो और अधिक इंटरनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके तो इस स्टेज की डिफिकल्टी बहुत कम हो जाएगी। वो और डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। एक और नोटिफिकेशन दिखाई देती है, रीडिंग फेल्ड, इनसफिशिएंट अथॉरिटी। वो मन ही मन अपनी जीभ चटकाता है। जैसा कि उम्मीद थी, ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल वो केवल उसी एक सुराग को एनालाइज कर सकता है जो उसके पास है। कोऑर्डिनेट्स 1,1 और 2,2 आपस में जगह क्यों बदलेंगे? वो पैनल इंटरफेस पर एक हल्का एक्सपी सिस्टम वाटरमार्क नोटिस करता है। उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। अचानक वो बोलता है और कहता है कि वो उसके साथ स्विच करेगा। हर कोई सदमे में उसे घूरने लगता है। महिला उसे मजाक ना करने की चेतावनी देती है और याद दिलाती है कि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। चेनमो शांति से कंफर्म करता है कि वो उसकी जगह लेगा। वो दूसरे नंबर पर कदम रखेगा। आसपास के प्लेयर्स अपना सिर हिलाते हैं। कुछ लोग बड़बड़ाते हैं कि ये नया प्लेयर पागल है। दूसरे मान लेते हैं कि वो बस महिला को इंप्रेस करने के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उससे दूर रहने का फैसला करते हैं ताकि उसकी बेवकूफ़ी के कारण वे न मारे जाएं। महिला जल्दी से स्वीकार कर लेती है और उसे जल्दी करने को कहती है। वो पहले जाएगी और उसे गुड लक विश करती है। जैसे ही चेनमो आगे बढ़ता है, जैंग तियानबा उसे ध्यान से देखता है। मन ही मन तियानबा को जिज्ञासा होती है। उसने खुद पहला
कदम उठाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट इंटेलिजेंस पर भारी खर्च किया था। फिर भी ये रुकी उतना ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। क्या उसके पास भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है? इस बीच चेनमो ग्रिड पर फोकस करता है। उसे पहले वाला हल्का एक्सपी वाटरमार्क याद आता है। ये डिटेल एक अहम बात की पुष्टि करती है। ये डंजन माइनस्वीपर के क्लासिक वर्जन पर आधारित नहीं है, ये एक्सपी वर्जन के मॉडल पर बना है। और डंजन के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसके दिमाग में एक याद ताज़ा हो जाती है। उस समय रूल बहुत सिंपल था, हर इंसान की एक चाल। अगर तुम जीतते हो तो तुम टेक आउट ऑर्डर करोगे, अगर तुम हारते हो तो तुम घर पर खाना बनाओगे, कोई चीटिंग नहीं। उसकी याद में उसकी बहन शिकायत करती है कि वो बुली कर रहा है। वो कहती है कि जब माइनस्वीपर की बात आती है तो उसने उसे मुश्किल से ही कभी हराया है। वो हंसता है और उसे एक हैंडीकैप देने का ऑफर देता है। वो उसे बताता है कि चूंकि कंप्यूटर एक्सपी सिस्टम चला रहा है, माइनस्वीपर में पहली चाल हमेशा सुरक्षित होती है। वो उसे पहले चाल चलने का ऑफर देता है। वो उसे चिढ़ाती है, ये पूछती हुई कि क्या वो सच में काफ़ी छूट है। वो जोर देकर कहता है कि वो सबसे बेस्ट हुआ करता था और उसे याद दिलाता है कि वो अपनी बात से ना मुकरे। अगर वो हारती है तो उसे ट्रीट देनी होगी। प्रेजेंट में वापस आते हुए चेनमो अपने इरादे मजबूत करता है। वो चुपचाप वादा करता है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो उसे खोज निकालेगा। उसके विचार वापस डंजन की ओर लौट आते हैं। दिलचस्प, इससे ये बात पक्की हो गई। ये स्टेज माइनस्वीपर के एक्सपी वर्जन पर बनी है। जैंग तियानबा ने एक नंबर रिवील किया, इसका मतलब है कि केवल एक एडजेसेंट स्क्वायर में माइन है। लेआउट के आधार पर 1,1 को छोड़कर आसपास के सभी स्क्वायर सुरक्षित हैं, इसलिए 1,1 में ही माइन होनी चाहिए। ओरिजिनली तियानबा को 2,2 की माइन पर कदम रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्सपी सिस्टम गारंटी देता है कि पहला क्लिक सेफ है, माइन को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रीलोकेट कर दिया गया था। ये पहले वाले सिस्टम प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करता है, जिसमें बताया गया था कि 2,2 और 1,1 को स्वैप किया गया था। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चेनमो अचानक अनाउंस करता है कि वो स्विच करेगा। दूसरे ये देखकर हैरान हैं कि पहले मूव के लिए इतनी कड़ी लड़ाई हो रही है। तियानबा ने जरूर किसी स्पेशल चैनल के माध्यम से डंजन की इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। चेनमो नहीं जानता कि तियानबा ने इसे कैसे हासिल किया, लेकिन उसे यकीन है कि ये किस्मत नहीं थी। उसके पीछे एक प्लेयर उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या वो सो कॉल्ड हीरो जो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था अब डर रहा है। वो महिला जल्दी से साफ करती है कि वो उसके साथ नहीं जुड़ी है और उसने खुद ही आगे आकर अपनी मर्जी से ऐसा किया। एक और प्लेयर चेनमो को चेतावनी देता है कि अगर वो मर जाता है तो ये उसकी गलती नहीं होगी। उन्हें इग्नोर करते हुए चेनमो शांति से आगे बढ़ता है और तियानबा के रिवील्ड स्क्वायर के बगल वाली टाइल चुनता है। तियानबा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। टाइल खुलती है। धमाके के बजाय बोर्ड पर सेफ टाइल्स का एक बड़ा एरिया खुल जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस तेजी से दिखाई देती हैं। हेल्थ पोशंस एक्वायर्ड, स्पीड पोशंस एक्वायर्ड, स्ट्रेंज कैप्सूल obtained। भीड़ अविश्वास में चौंक पड़ती है। कुछ लोग उस पर पागलपन भरी किस्मत होने का आरोप लगाते हैं। दूसरे लोग मौका मिलने पर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा न उठाने के लिए खुद को कोसते हैं। एक प्लेयर कड़वाहट के साथ शिकायत करता है कि वे रिवॉर्ड्स उसके होने चाहिए थे। तियानबा अपनी आंखें सिकोड़ता है और चेनमो को एक नए इंटरेस्ट के साथ देखता है। वो मानता है कि बच्चा काफी अच्छा है। चेनमो शांति से सोचता है, फिलहाल जब तक वो ट्रेडिशनल माइनस्वीपर लॉजिक को फॉलो करता है सब कुछ नॉर्मली आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये अभी भी एक डी रैंक डंजन है। इसमें भी ग्लटनस सर्पेंट स्टेज की तरह ही हिडन मैकेनिक्स हो सकते हैं। वो अपनी सावधानी कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वो झांग तियानबा के व्यवहार पर भी विचार करता है। वो आदमी पहला मूव हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गया। इसका मतलब है कि उसने जरूर कहीं और से फर्स्ट हैंड डंजन इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अभी उसका प्रदर्शन काफी क्लमजी था। चेनमो ने तुरंत उसके पाखंड को भांप लिया था। तियानबा चलकर आता है और चेनमो के कंधे पर हाथ रखता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हालांकि वो एक रुकी है, उसकी सोच बहुत बारीक है और उसमें पोटेंशियल है। लेकिन मन ही मन तियानबा गालियां देता है। उसे शक है कि चेनमो के पास भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। उसे दूसरे नंबर पर ना जाने का अफसोस होता है। चेनमो को अभी जो आइटम्स मिले हैं वे मुश्किल वक्त में जान बचा सकते हैं। इस तरह के डंजन में वे अनमोल हैं। तियानबा के दिमाग में उस बच्चे के हाथ अभी अभी खजाना लगा है। वो जोर से दूसरों को जल्दी करने के लिए कहता है। जो कोई भी उन्हें धीमा करने की हिम्मत करेगा उसे इसके अंजाम भुगतने होंगे। छुपकर वो बाद में चेनमो को मारने और उन सभी आइटम्स को अपने लिए लेने का फैसला करता है। फिलहाल के लिए वो उस रुकी को उसके पल एंजॉय करने देगा। तियानबा के फॉलोअर्स में से एक उसे भरोसा दिलाता है कि वे नजर रख रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा। अभी भी बेताब, तियानबा सभी को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है और पूछता है कि अगला कौन है। एक महिला अपनी मर्जी से आगे आती है। वो ध्यान से रिवील्ड नंबर्स को एनालाइज करती है। वो एक स्क्वायर को माइन के रूप में मार्क करती है और एक और एडजेसेंट स्क्वायर को सिलेक्ट करती है जो लॉजिकली सेफ होना चाहिए। जब वो इसे दबाती है तो टाइल सुरक्षित रूप से खुल जाती है। राहत महसूस करते हुए वो हंसती है और कहती है कि उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। बोर्ड पर और भी सेफ टाइल्स खुल जाती हैं।
एक एक करके प्लेयर्स लॉजिकल डिडक्शन का उपयोग करके टाइल्स चुनना जारी रखते हैं। ग्रिड तेजी से खुलने लगता है। एक महिला कहती है कि उसे लगा था कि डी रैंक डंजन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर ये बस इतना ही है तो वो दावा करती है कि वो इसे आंखें बंद करके क्लियर कर सकती है। एक और प्लेयर उसे याद दिलाता है कि माइंड स्वीपर पुराना है, लेकिन रूल्स को समझे बिना इसमें जानलेवा गलतियां करना आसान है। वो सहमति में सिर हिलाती है। तभी एक और महिला चुपचाप चेन मो के पास आती है। वो अपनी आवाज़ धीमी करती है और चेन मो को संबोधित करते हुए बताती है कि तियानबा ने निश्चित रूप से पहले लॉटरी को मैनिपुलेट करने के लिए किसी तरह की स्किल का इस्तेमाल किया था। चेन मो शांति से जवाब देता है कि अगर ये सच भी है तो तियानबा ने ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स में एक लूप होल का फ़ायदा उठाया है। जिया शियू हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि भले ही तियानबा ने केवल एक लूप होल का फ़ायदा उठाया हो, जिस तरह से वो कुछ न जानने का नाटक करता है वो अभी भी बहुत अनोइंग है। वो खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो एक गेम स्ट्रीमर है। वो आगे कहती है कि चैन मो गेम से बहुत वाकिफ लगता है और पूछती है कि क्या उन्हें बाद में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। चैन मो जवाब देने से पहले एक पल के लिए शांत रहता है और कहता है कि ये एक मारो या मरो वाला डेथ गेम है, कोई हानि रहित वर्चुअल डंजन नहीं। जिया शियू अपनी आंखें घुमाती है और कहती है कि उसे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा सा मतलब था कि वे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। वो कैजुअली बताती है कि केवल एक ही बार एक लड़की ने उसके साथ पिछले गेम में टीम बनाई थी। भले ही वे दोनों महिलाएं थीं, वो प्लेयर अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग थी। उसने पहली बार किसी फीमेल प्लेयर को इतना पावरफुल देखा था। दुर्भाग्य से वो उसका नाम पूछना भूल गई थी। उसे बस इतना याद है कि उसके गोल्डन बाल थे। वो मानती है कि उसने तब से किसी ऐसे स्ट्रांग और रिलायबल कैरी को नहीं देखा है। जैसे ही चैनमो ये सुनता है उसका दिल घबरा जाता है। गोल्डन बाल। वो अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेता है और जल्दी से पूछता है कि क्या उस प्लेयर के लंबे बाल, डबल आईलेट्स और उसकी आंख के कोने के पास एक ब्यूटी मार्क था। जिया शियू दर्द से कराहती है और उसे अपनी पकड़ ढीली करने को कहती है क्योंकि वो उसे दर्द दे रहा है। वो कहती है कि उसने इतने करीब से नहीं देखा, लेकिन उसे जो याद है उसके अनुसार वो डिस्क्रिप्शन फिट हो सकता है। चैन मो का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। क्या वो सच में वही हो सकती है? इससे पहले कि वो और जोर डाल पाता, कोई चिल्लाता है कि ये अगले प्लेयर की बारी है। तियानबा बेसब्री से मांग करता है कि वे ख्यालों में खोना बंद करें और जल्दी चुने। वो महिला जिसकी बारी होती है वो घबराने लगती है। सभी साफ तौर पर सेफ टाइल्स पहले ही रिवील हो चुकी हैं। बाकी बची हुई सब अनिश्चित हैं। हर ऑप्शन एक जुआ है, एक गलत कदम और उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिस्टम की आवाज़ अनाउंस करती है कि अगले प्लेयर को जल्दी कदम उठाना होगा। अगर बिना किसी एक्शन के 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हो जाता है तो एक माइन रैंडमली फट जाएगी। तियानबा उसे रूखेपन से याद दिलाता है कि अगर उसने रूल्स को मानने से इनकार किया तो वो सबकी दुश्मन बन जाएगी। उसका एक आदमी गुस्से से आगे बढ़ता है और उस पर दबाव डालता है। उसी पल जिया शियू अचानक एक टाइल की ओर इशारा करती है और शांति से उस महिला से कहती है कि नंबर्स के आधार पर ये सेफ होनी चाहिए। महिला हिचकिचाती है, फिर सिर हिलाती है और उसे सिलेक्ट करती है। वो जिया शियू को धन्यवाद देती है और वादा करती है कि वो इस एहसान को नहीं भूलेगी। कुछ प्लेयर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि किसी को इतनी सिंपल चीज के लिए मदद की जरूरत है। जिया शी उसका बचाव करती है और समझाती है कि वो बस नर्वस थी और एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। वो दूसरों को पीछे हटने के लिए कहती है। टाइल सुरक्षित रूप से खुल जाती है। महिला का चेहरा चमक उठता है और वो खुशी से अनाउंस करती है कि ये काम कर गया। जिया शियू मुस्कुराती है, राहत महसूस करती है, लेकिन अचानक पूरे मैदान में एक लाल ऑरा फैलने लगता है। महिला कंफ्यूज दिखती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो जोर देती है कि उसे बताया गया था कि वहां कोई माइन नहीं है। चैन मो के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं। वो सभी को नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। अगले ही सेकंड माइन फट जाती है। धमाका बहुत भयानक रूप से होता है। पल भर में पूरे युद्ध के मैदान में एबिलिटीज चमक उठती हैं। चैन मो इनविजिबल बींग्स एक्टिवेट करता है और नजरों से गायब हो जाता है। जिया शियू कंट्रोल ग्रेविटी को ट्रिगर करती है, जिससे उसका शरीर हल्का हो जाता है और वो खुद को जमीन से ऊपर उठा लेती है। एक और प्लेयर एक डिफेंसिव शील्ड खड़ी कर लेता है। दूसरे लोग रिएक्ट करने के लिए हाथ पैर मारते हैं। जो लोग समय पर स्किल एक्टिवेट करने में विफल रहते हैं वो धमाके की चपेट में आ जाते हैं। जब धुआं छटता है तो कई प्लेयर्स गायब हो चुके होते हैं। चेन मो के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। उस टाइल में माइन नहीं होनी चाहिए थी। वो अपने दिमाग में लॉजिक को फिर से दोहराता है। नंबर सही थे, डिडक्शंस बिल्कुल सही थे। उस धमाके का कारण कुछ और था। कोई गुस्से में जिया शियू की ओर इशारा करता है और उस पर उस महिला को उस जगह पर भेजने का आरोप लगाता है। वो ताना मारता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जो इतना हानिरहित दिखता है वो इतना शातिर हो सकता है। एक और प्लेयर भी साथ में चिल्लाता है कि उसकी वजह से अभी 3 लोग मर रहे हैं और उसे खूनी बुलाता है। भीड़ हॉस्टाइल होने लगती है। चेनमो सर्वाइवर काउंट को गिरता हुआ नोटिस करता है। जल्द ही उसकी बारी होगी। हवा में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुछ प्लेयर्स चिल्लाते हैं कि जिया शियू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन जिया शियू तीखेपन से जवाब देती है। वो याद दिलाती है कि जब वो महिला पहले मदद मांग रही थी तब उनमें से कोई भी आगे नहीं आया था।
अब जब लोग मर गए हैं तो वे अचानक एक बलि का बकरा चाहते हैं। वो कहती है कि वे सिर्फ इल्जाम थोपने के लिए एक सही बहाना ढूंढ रहे हैं। चेनमो चुपचाप फिर से बोर्ड को एनालाइज करता है। जियाशियू ने मिसकैलकुलेट नहीं किया था। उस नंबर के आसपास की 3 माइंस पहले से ही मार्क की हुई थी। लॉजिकली वो टाइल सुरक्षित होनी चाहिए थी, जब तक कि वो ग्रिड को और करीब से नहीं देखता। कुछ पल पहले एडजेसेंट नंबर्स में से एक झिलमिलाया था, 0। ये संभव नहीं होना चाहिए। तियानबा गाली देता है और पूछता है कि एक खूनी अभी भी इतने घमंड से कैसे बोल सकती है। वो सुझाव देता है कि इससे पहले कि जियाशियू और नुकसान पहुंचाए, उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। कुछ प्लेयर्स अपने हथियार निकालने लगते हैं। माहौल खतरनाक हो जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय चेन मो अचानक आगे बढ़ता है और खुद को जियाशियू के पास खड़ा कर लेता है। वो उसे हैरानी से देखती है और पूछती है कि क्या वो भी लड़ाई करने का इरादा रखता है। चेन मो अपने आसपास की दुश्मनी को इग्नोर करता है और अपनी आवाज़ तेज करता है। वो सभी को ध्यान से सुनने को कहता है। वो समझाता है कि इस डंजन में एक और तरह की माइन छिपी हुई है, जो मैदान के नीचे आज़ादी से घूम सकती है। ये विजिबल ग्रिड के नीचे दबी हुई है। अगर ये ग्रेविटी या एक्सटर्नल फोर्स से इन्फ्लुएंस होती है तो ये अपनी जगह बदल सकती है और अनप्रेडिक्टेबल रूप से फट सकती है। इसका मतलब है कि वो धमाका किसी लॉजिकल एरर के कारण नहीं हुआ था। ये एक मूविंग माइंड द्वारा ट्रिगर किया गया था। एक महिला थ्योरियां चढ़ाती है और कहती है, अगर माइंड्स मूव कर सकती हैं तो सारी सेफ इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब था। एक और प्लेयर शिकायत करता है कि ये माइंड स्वीपर होना चाहिए था। अगर माइंड्स मूव करती हैं तो क्या ये अब माइंड स्वीपर रह भी गया है। तियानबा अपनी आंखें सिकोड़ता है। मूविंग माइंड्स, ये दिलचस्प है। चेन मो ग्रिड की ओर इशारा करता है और स्थिर आवाज में समझाता है। वो कहता है कि उस एरिया में नंबर्स पहले 3332 थे, लेकिन अब वे 2333 हैं। मार्क किए गए स्पॉट्स में से एक भी गायब हो गया है। इसका मतलब है कि एक माइन एक स्पेस राइट की तरफ खिसक गई। इसीलिए उस महिला ने उस टाइल पर कदम रखा जो पहले सेफ हुआ करती थी और तुरंत उड़ गई। प्लेयर्स में से एक रुकता है और मानता है कि अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो पैटर्न सच में बदल गया था। एक और कहता है कि जिस स्क्वायर पर उसने कदम रखा था वो पहले निश्चित रूप से सेफ था। चेनमो फिर जियाशियू को देखता है और कहता है कि उसने उस महिला को वहां भेजा, भले ही बोर्ड पहले ही बदल चुका था। वो सुझाव देता है कि उसने मूविंग माइंड को कंफर्म करने के लिए उसे एक टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। वो पूछता है कि क्या उसे इसे और ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है। जियाशियू का चेहरा तन जाता है। वो इससे इनकार करती है और पूछती है कि उसने इसका पता कैसे लगाया। वो पूछती है कि उसका मकसद क्या है और वो अचानक उसकी तरफ से क्यों बोल रहा है। चेनमो कहता है कि वो किसी दयाभाव से उसकी मदद नहीं कर रहा है, वो अभी बस मर नहीं सकती। इस डंजन में असल में क्या चल रहा है ये पता लगाने के लिए उसे उसकी एबिलिटी की जरूरत है। जियाशियू थोड़ा सा मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसके पास उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसने उसके लिए कुछ शब्द कहे। वो उसे ये भी याद दिलाती है कि उसकी मदद के बिना भी दूसरे लोग उसे आसानी से छू नहीं सकते। चेन मो का धैर्य जवाब दे जाता है। वो ग्लटनस सर्पेंट को समन करता है। विशाल जीव उसके बगल में प्रकट हो जाता है। उसकी उपस्थिति भारी और दमघोटू है। हवा का प्रेशर तुरंत बदल जाता है। वो उसकी ओर सीरियसली देखता है और पूछता है कि क्या वो उसे बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि वो इस सिस्टम में पहले से ही एक वांटेड क्रिमिनल के रूप में मार्क किया जा चुका है। वो यहाँ मजाक करने नहीं आया है। माहौल तुरंत बदल जाता है। जियाशियो को भी प्रेशर महसूस होता है। उसने किसी ऐसे व्यक्ति से इस स्तर की प्रेजेंस की उम्मीद नहीं की थी जो कथित तौर पर केवल लेवल 8 का है। एक पल के लिए वो सोचती है कि क्या वो कुछ छिपा रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपनी टोन एडजस्ट करती है। वो खुद को ज्यादा अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो भी दुश्मन नहीं बनाना चाहती। फिर वो समझाती है कि उसकी हिप्नोसिस स्किल को एक ही व्यक्ति पर केवल 3 बार यूज किया जा सकता है। वो पहले ही इसे एक बार यूज कर चुकी है। तियानबा तुरंत बीच में कूदता है और पूछता है कि इसका असर कितनी देर तक रहता है और ये एग्जैक्टली क्या कंट्रोल कर सकता है। उसे सारी डिटेल्स चाहिए। कोई और बड़बड़ाता है कि शायद उसने बस बोर्ड को गलत पढ़ लिया है और ज्यादा सोच रही है। लेकिन इस बिंदु पर हर कोई एक बात जानता है, ये अब सिर्फ सिंपल माइंड स्वीपर नहीं रह गया है। उस मैदान के नीचे कुछ घूम रहा है और ये उनके साथ खेल रहा है। चेन मो कंधे उचकाता है और कहता है कि वो एक प्रोग्रामर है, नंबर्स उसका काम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने उस बोर्ड को गलत पढ़ा हो। लेकिन अभी इस बारे में बहस करना वैसे भी बेकार है। तियानबा हाथ हिलाता है और कहता है कि चेन मो की थ्योरी दिलचस्प लगती है, लेकिन उन्हें अभी भी एक गेम क्लियर करना है। वो पूछता है कि ऐसी चीज को साबित करने का समय किसके पास है जो शायद एग्जिस्ट ही न करती हो। एक और प्लेयर शिकायत करता है कि टाइमर अभी भी चल रहा है और चेन मो को सभी की स्पीड कम न करने को कहता है। चेन मो एक पल के लिए शांत रहता है, फिर दोबारा बोलता है। वो कहता है कि अगर वे टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या जमीन सच में मूव करती है तो ये वास्तव में बहुत सिंपल है। वो एक टाइल की ओर इशारा करता है और कहता है कि वे सभी देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सेफ लग रही है। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसने पहले एक डिटेक्शन टाइप स्किल प्राप्त की थी। ये उसे आसपास छिपी माइंस को सेंस करने में मदद करती है, लेकिन वो इसका यूज केवल कुछ लिमिटेड टाइम्स ही कर सकता है। वो जितना बता सकता है उस एरिया के पास निश्चित रूप से एक माइन है। वो कहता है कि इसे टेस्ट करने का तरीका सिंपल है, बस किसी को उस पर कदम रखना होगा।
इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। जिया शियू उसे घूरती है और पूछती है कि क्या वो सच में सीरियस है। चेन मो कोई जवाब नहीं देता। अपने दिमाग में वो पहले से ही कैलकुलेट कर रहा है। पिछले धमाके को ट्रिगर होने से लेकर पूरी तरह फटने में लगभग आधा सेकंड लगा था। इसका मतलब है कि उसकी एस्केप विंडो 0.2 सेकंड से कम होनी चाहिए, वरना उसका खेल खत्म। वो जल्दी से अपने स्टैट्स चेक करता है। अपने सारे फ्री पॉइंट्स को एजिलिटी में डालने के साथ वो पहले से ही लेवल 20 की स्पीड के करीब है। अगर वो इसके ऊपर एक स्पीड पोशन स्टैक कर ले और एक हेल्थ पोशन तैयार रखे तो वो शायद मुश्किल से धमाके के रेडियस से बाहर निकल पाएगा। उसके आसपास दूसरे प्लेयर्स पीछे हटने लगते हैं। एक कहता है कि वो थोड़ी दूरी बना रहा है और वो शॉक वेव की चपेट में नहीं आना चाहता। दूसरा उसे पागल कहता है और उससे कहता है कि अगर वो मरना चाहता है तो दूसरों को नीचे ना खींचे। चेन मो फिर भी आगे कदम बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर टाइल को छूता है, बूम, धमाका तुरंत हो जाता है। आग की लपटें और शॉक वेव्स पूरे मैदान में फैल जाती हैं। प्लेयर्स डाइव लगाते हैं, शील्ड्स चमकती हैं, स्किल्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। हवा में धुआं भर जाता है। एक पल के लिए हर कोई मान लेता है कि वो गया। कोई बड़बड़ाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उससे बच गया हो। तभी धुएं के बीच से एक परछाई बाहर आती है। चेन। वो धमाके के जोन से एक भयानक स्पीड से दौड़कर बाहर निकलता है, धमाके के किनारे को बस छू कर निकल जाता है। जिया शियू भी दंग रह जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लेवल 8 का कोई व्यक्ति इस तरह से मूव कर सके, पोशंस के साथ भी नहीं। उसके दिमाग में वो पक्का अपना असली लेवल छिपा रहा होगा, कम से कम लेवल 20, शायद उससे भी ज्यादा। इस बीच चेन मो का दिल जोर से धड़क रहा है। वो बहुत ज्यादा करीब था। वो जानता है कि वो इस तरह के एक और सीधे धमाके से नहीं बच पाएगा। उसका एचपी बार पहले से ही खतरनाक रूप से कम है। बिना किसी झिझक के वो खुद को स्टेबल करने के लिए एक हेल्थ पोशन पी लेता है। दूसरे लोग उसे अविश्वास से घूरते हैं। कोई बोल पड़ता है कि वो सच कह रहा था। दूसरा चुपके से गाली देता है और मानता है कि माइंस सच में अंडरग्राउंड मूव कर रही हैं। लेकिन फिर से घबराहट फैल जाती है। भले ही उन्हें पता हो कि माइंस मूव करती हैं, उससे क्या बदलता है। वे अंडरग्राउंड नहीं देख सकते। वे मूवमेंट्स का पैटर्न नहीं जानते हैं। सिस्टम की आवाज बीच में टोकती है। प्लेयर्स को 30 सेकंड के काउंटडाउन के भीतर अगले एक्सप्लोरेशन के साथ आगे बढ़ने की याद दिलाई जाती है। अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो एक रैंडम माइंड फट जाएगी। टाइमर टिक टिक करना शुरू कर देता है। लोग अपना आपा खोने लगते हैं। एक कहता है कि सब खत्म, दूसरा कहता है कि वे सब मारे गए। चेन मो खुद को शांत करने के लिए मजबूर करता है। कोई ना कोई पैटर्न जरूर होना चाहिए। अगर माइंड्स बिना किसी लॉजिक के रैंडमली मूव करती तो ये डंजन इम्पॉसिबल हो जाता। ये डी रैंक के लिए भी कोई सेंस नहीं बनाता। मूवमेंट के पैटर्न को समझना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पता लगाना है कि माइंड्स आखिर मूव ही क्यों कर रही हैं। चेन मो अचानक रुकता है। उसे अपने पैरों के नीचे कुछ हल्का सा महसूस होता है, हल्की सी वाइब्रेशन। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है। वो क्या था? वो ऊपर देखता है और सबसे कहता है कि उन सभी ने देखा कि अभी क्या हुआ। अगर वे इस डंजन को क्लियर करना चाहते हैं तो उन्हें पहले मूविंग माइंड की समस्या को हल करना होगा। एक लड़का तुरंत शिकायत करता है कि उसके लिए ये कहना आसान है, सिस्टम का टाइमर अभी भी चल रहा है, वे किसी और चीज पर कैसे फोकस कर सकते हैं। चेन मो सिर हिलाता है और कहता है कि उसका भी ठीक यही मतलब है। वे अलग अलग हो जाते हैं। एक ग्रुप काउंटडाउन को कंट्रोल में रखने के लिए सिस्टम एक्सप्लोरेशन मिशन को हैंडल करना जारी रखेगा। दूसरा ग्रुप मूविंग माइंड्स की जांच करेगा और उनके पैटर्न का पता लगाएगा। कोई जल्दी से सिस्टम मिशन के साथ रहने के लिए आगे आता है। दूसरा इनविजिबल अंडरग्राउंड बॉम्ब से निपटने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो भी मेन मिशन के साथ रहेगा। कुछ ही सेकंड में लगभग हर कोई सेफ ऑप्शन चुन लेता है। चेन मो को हैरानी नहीं होती है। वो जिया शियू की ओर मुड़ता है और सुझाव देता है कि बाकी लोग टाइल्स क्लियर करना जारी रखें, जबकि वो उसके साथ नीचे इन्वेस्टिगेट करने आए। वो बिना झिझक के सहमत हो जाती है और कहती है कि वो सहयोग करेगी। तियानबा अचानक बीच में आता है और कहता है कि सिर्फ उन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। वो अपने साथ और लोगों को ले जाने का सुझाव देता है। ग्रुप में रहने में ही सेफ्टी है। चेन मो शांति से जवाब देता है कि वे ये भी नहीं जानते कि अंडरग्राउंड क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग बस अफरा तफरी ही मचाएंगे। वो आगे कहता है कि अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वे शेयर करेंगे। तियानबा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उसे पहले ही शक हो रहा है। उस बच्चे ने पक्का कुछ महसूस किया है। रिवॉर्ड शेयर करेंगे? हाँ, सही है। थोड़ी देर रुकने के बाद तियानबा सिर हिलाता है और कहता है कि वो ऊपर ही रहेगा और मिशन जारी रखने के लिए दूसरों को लीड करेगा। फिर वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और उसे चेन मो को सौंप देता है। वो कहता है कि अगर उन्हें नीचे कोई परेशानी होती है तो वे उससे कांटेक्ट करें। वो ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। चेन मो थोड़ा हैरान होता है। डंजन के अंदर वॉकी टॉकी टाइप आइटम होना आम बात नहीं है। तियानबा साफ तौर पर तैयारी करके आया था। वो उसे ले लेता है। जैसे ही चेनमो और जिया शियू दूर जाते हैं, तियानबा के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। अपने दिमाग में वो ताना मारता है, उसे मात देने की कोशिश कर रहा है, अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। अगर उन्हें नीचे कुछ मूल्यवान मिलता है तो वो बस ऊपर से मल्टीपल माइंड्स को ट्रिगर कर देगा और इंस्टेंस को जबरदस्ती क्लियर कर देगा। स्टेज खत्म हो जाएगी, रिवॉर्ड्स बांट दिए जाएंगे और उन्हें अंडरग्राउंड दफन होने दिया जा सकता है। उसे कोई परवाह नहीं।
ऊपर से वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही कैलकुलेट कर रही हैं। जैसे ही वे जा रहे होते हैं, जिया शियू कहती है कि वो उसे ईमानदारी से बता रही है। क्या वो सच में उम्मीद करता है कि तियानबा उनकी मदद करेगा? यहाँ तक कि वो भी बता सकती है कि वो आदमी एक मुसीबत है। वे लकी होंगे अगर वो उन्हें पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश ना करे। चेनमो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने वैसे भी तियानबा से अपना वादा निभाने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जिया शियू कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रहा है और उसे थोड़ा करीब आने को कहती है, क्योंकि उसकी स्किल की रेंज लिमिटेड है। जैसे ही वो करीब आता है, वो तुरंत उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो गलत मतलब ना निकाले। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई चॉइस है। उसकी स्किल सिंगल टारगेट है और अगर वो उसे पकड़कर नहीं रखती है तो वो बस गिरकर मरने का इंतजार कर सकता है। चेनमो कहता है कि कोई बात नहीं और उसे चलने को कहता है। फिर वे दोनों छलांग लगा देते हैं। नीचे गिरते हुए वे ध्यान से चारों ओर देखते हैं। उनके नीचे की जगह अंधेरी और खोखली है। जीरा शियू कहती है कि जगह पूरी तरह से खाली है और सोचती है कि क्या वे सच में नीचे कोई सुराग ढूंढ सकते हैं। अचानक चेनमो कुछ अजीब नोटिस करता है। वो उसे करीब आने को कहता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वे मिट्टी में खोदी गई एक गुफा जैसी चीज देखते हैं। चेनमो कहता है ये एक रास्ता होना चाहिए। मूविंग माइंस शायद अंदर हैं। केवल अंदर जाकर ही वे माइंड के मूवमेंट पैटर्न का पता लगा पाएंगे। फिर वे सावधानी से उस रास्ते से होते हुए गहराई में आगे बढ़ते हैं। रास्ते से गुजरते हुए जिया शियू कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जमीन के नीचे इस तरह की सुरंगें होंगी। वो अंदाजा लगाती है कि माइंस शायद आज़ादी से घूमने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल कर रही होंगी। वो मजाक करती है कि शायद वे माइंस हैं जिनके पैर निकल आए हैं, और वो हंसने लगती है। लेकिन हंसते हुए उसे अचानक मिट्टी की दीवार में एक दरार से लाल रंग की चमक दिखाई देती है। वो तुरंत उसकी ओर इशारा करती है और कहती है कि वहां अभी कुछ था। फिर वो घबराते हुए चेनमो से कहती है कि उसे उसकी रक्षा करनी होगी। यहाँ नीचे का माहौल सतह से अलग है और वो इतनी तंग जगह में अपनी स्किल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। चेनमो अपने मन में सोचता है कि उसने मूविंग माइंस की असली सच्चाई का पता तभी लगा लिया था जब वो पहले एक्सप्लोजन वाले गड्ढे का मुआयना कर रहा था। जैसे ही वो फोकस करता है, उसे अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। डिटेक्टेड कॉपीएबल कोड, माइंड सोल्जर एंट, कॉपी यस या नो। चेनमो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। माइंड सोल्जर एंट, तो माइंड्स सिर्फ मैकेनिकल ट्रैप्स नहीं हैं, वे जीवित जीव हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मूव कर सकते हैं। वो तुरंत यस सिलेक्ट करता है। कोड कॉपी हो जाता है और एक नया समन उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। इससे पहले कि वो आगे क्या करना है ये सोच पाता, जिया शियू अचानक सुन्न पड़ जाती है। सुरंग के अंदर और गहराई से और भी लाल आकृतियां बाहर रेंगने लगती हैं और दर्जनों की तादाद में वे घिर चुके हैं। चेन बड़बड़ाता है कि वे सिर्फ माइंस नहीं हैं, वे मूविंग बॉम्ब्स हैं। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उस एनपीसी ने साफ तौर पर उनके साथ घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया था। वो चेतावनी देता है कि अगर कॉलोनी घबरा गई तो वे और भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते रहेंगे। जिया अपने दांत पीसती है और कहती है कि वहां खड़े होकर मरने का इंतजार करने के बजाय उन्हें लड़ना चाहिए। वो उन्हें कुचलने के लिए कंट्रोल ग्रेविटी एक्टिवेट करती है। चेनमो तुरंत उसे रोकता है और उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। अगर वो उन्हें इतनी बंद जगह में डेटोनेट करेगी तो वे सब एक साथ मारे जाएंगे। वो पूछती है कि तो फिर उन्हें और क्या करना चाहिए। चेनमो अपना हाथ उठाता है और उस माइंड सोल्जर एंट को समन करता है जिसे उसने अभी अभी कॉपी किया था। उनके सामने एक बड़ी चींटी प्रकट होती है। वो जल्दी से उसे नीचे झुकने के लिए कहता है। वे दोनों समन की गई चींटी के नीचे छिप जाते हैं और उसे एक कवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिया शियू दंग रह जाती है। वो पहले वाले विशाल सांप और अब इस चींटी के बारे में सोचती है। वो सोचने लगती है कि उसके पास किस तरह की एबिलिटी है। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे वो जो कुछ भी देखता है उसे कॉपी कर सकता है, जो कि बेतुकी हद तक ओवर पावर्ड बात है। इस बीच आसपास की चींटियां उनके करीब आ जाती हैं, लेकिन हमला करने के बजाय वे समन की गई चींटी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। उस पर ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे वो उनकी कॉलोनी का ही हिस्सा हो। चेनमो जल्दी से समन की गई चींटी के फेरोमोन रेजिड्यू को खुरचता है और जिया शियू से इसे खुद पर मलने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा करती है तो दूसरी चींटियों को उसे दुश्मन नहीं समझना चाहिए। वो हिचकिचाती है, साफ तौर पर घिन महसूस करते हुए, और कहती है कि उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिया शियू मुंह बनाती है और कहती है कि वो सच में उस चीज को खुद पर मलना नहीं चाहती। चेनमो उसे शांति से बताता है कि अगर वो मरना नहीं चाहती है तो उसे ऐसा करना ही होगा। वो इसके बारे में सोचती है और उसे एहसास होता है कि इसे लगाने से वे मूल रूप से चींटियों के रूप में खुद का भेष बदल सकते हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो खुद को उस घिन को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही चेनमो आगे बढ़ता है, वो जल्दी से उसे अपने लिए रुकने को कहती है। जल्द ही वे अपने सामने और भी बहुत सारी चींटियों को रेंगते हुए देखते हैं। वो फुसफुसाती है कि आगे बहुत ज्यादा चींटियां हैं। वो ये सोचने लगती है कि उन्हें इतनी सारी चींटियों के साथ क्या करना चाहिए और क्या चेनमो के पास कोई और चाल बची है।
फिर वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये उनका घोंसला है, इसलिए चींटियों को देखना सामान्य है, लेकिन ये संख्या बहुत अधिक है। चेनमो उसे सिस्टम रूल्स को याद करने की याद दिलाता है। डंजन ने कहा था कि वहां 30 माइंस थीं। वो उस झुंड की ओर इशारा करता है। इसे देखते हुए यहाँ साफ तौर पर 30 से ज्यादा हैं। 30 को भूल जाओ, यहाँ शायद पहले से ही 50 से ज्यादा हैं। जिया शियू रुकती है और मानती है कि अब जब वो इसका जिक्र कर रहा है तो ये सच है। वो सोचती है कि क्या गेम रूल्स शुरू से ही नकली थे। चेनमो सोचता है कि रूल्स नकली नहीं हो सकते। ज्यादा संभावना ये है कि जब गेम शुरू हुआ था तब सच में केवल 30 माइंस ही थीं। वो उसे करीब रहने के लिए कहता है। अगर वो सही है तो इसका जवाब इस सुरंग के अंत में है। वे आगे बढ़ते रहते हैं, चींटियों को तब तक इग्नोर करते हुए जब तक कि उन पर हमला नहीं किया जाता। जल्द ही वे एक बड़े चेंबर में पहुंच जाते हैं। बीच में अब तक की सबसे बड़ी चींटी मौजूद है। उसके चारों ओर अंडों के ढेर हैं। चेनमो तुरंत समझ जाता है। गेम शायद केवल 30 माइंस के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस क्वीन के लगातार अंडे देने के कारण जितना ज्यादा समय बीतेगा उतनी ही ज्यादा माइंस होंगी। अगर वे इसे लंबा खींचेंगे तो संख्या बढ़ती ही जाएगी। लेवल क्लियर करने के लिए उन्हें इस हिडन बॉस को मारना होगा। ठीक तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। मेन मिशन अपडेट होता है, जिसमें बताया जाता है कि प्लेयर ने हेवनली थंडर एंड अर्थली फायर के कोर मैकेनिज्म को एक्सेस कर लिया है। नया ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ थंडर क्वीन एंट को नष्ट करना है। मिशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है, जिसमें डबल एक्सपी और एक रैंडम आइटम ड्रॉ टिकट का ऑफर है। एमवीपी सोलो रिवॉर्ड के तौर पर वॉइड ब्लेड नामक एक सी रैंक वेपन और कैमोफ्लाज नामक एक सी रैंक स्किल को लिस्ट किया गया है। चेनमो सोचता है कि क्या ये वही मिशन अपडेट था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। जमीन के ऊपर बाकी लोगों को भी वही नोटिफिकेशन मिलता है। एक प्लेयर गाली देता है और पूछता है कि आखिर ये क्वीन एंट क्या बला है। वो सवाल करता है कि क्या ये अब भी माइंड स्वीपर रह गया है। दूसरा कहता है कि इसका मतलब है कि अब उन्हें तथाकथित सोर्स ऑफ थंडर से लड़ना होगा, और वो सोचता है कि क्या वे अपनी वर्तमान संख्या के साथ जीत भी सकते हैं। तियानबा की आंखें चमक उठती हैं। वो सोचता है कि उस बच्चे ने सच में कुछ कीमती खोज लिया है। वो शुरू से ही जानता था कि एक डी रैंक इंस्टेंस कभी इतना आसान नहीं हो सकता। जिया शियू अपने मन में सोचती है कि ये एक हिडन बॉस है। उसने पहले लोगों को हिडन बॉसेस के बारे में बात करते सुना है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में किसी से टकराएगी। अफवाहें कहती हैं कि एक को मारने के रिवॉर्ड्स बहुत ही शानदार होते हैं, और मिशन अपडेट को देखते हुए ये सच लगता है। वो चेनमो की ओर देखती है। वो स्ट्रांग है, शायद उसे पहले चेनमो को बॉस का टेस्ट लेने देना चाहिए। अगर वो सफल हो जाता है तो रिवॉर्ड्स शायद उसके हाथ भी लग सकते हैं। वो वॉकी टॉकी उठाती है और बोलती है, ये बताते हुए कि वो बोल रही है, और पूछती है कि क्या वो उसे सुन सकता है। डिवाइस से तियानबा की आवाज़ आती है। वो कहता है कि उन सभी ने सिस्टम अनाउंसमेंट देखी है और पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। वो मदद करने के लिए कुछ लोगों को नीचे लाने का ऑफर देता है। चेनमो वॉकी टॉकी लेता है और हल्की सी हंसी हंसता है। वो कहता है कि तियानबा ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो उसे बताता है कि कोई जल्दी नहीं है और उन्हें अभी थोड़ी देर और चीज़ों को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। दूसरी तरफ तियानबा के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। अपने मन में वो सोचता है कि ये बच्चा साफ तौर पर रिवॉर्ड को अकेले हड़पने का प्लान बना रहा है। क्या उससे अपनी औकात से ज्यादा बड़े काम में हाथ डालने से डर नहीं लगता? चेनमो के बगल में जिया शियू सुझाव देती है कि उन्हें मदद के लिए नीचे आने देना चाहिए। वो कहती है कि हो सकता है वे सिर्फ उन दोनों के साथ इसे हैंडल ना कर पाएं, लेकिन अपने दिल में वो सोचती है कि आगे छानबीन करने के लिए उनके पास जितना ज्यादा कैनन फॉडर होगा उतना ही अच्छा है। इस तरह जब हालात खराब होंगे तो उसे फायदा मिल सकता है। चेनमो दोहराता है कि वे इसे अकेले नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोगों का सपोर्ट के रूप में ऊपर रहना ज्यादा यूजफुल है। जैसे ही और चींटियां उनके पास से होकर क्वीन की ओर रेंगती हैं, वो कहता है कि उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक उन पर से गंध पूरी तरह से मिट नहीं जाती, तब तक वे खतरे में नहीं होंगे। जमीन के ऊपर तियानबा वॉकी टॉकी के जरिए उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश करता रहता है। वो आवाज लगाता है और टीम बनाने का प्रपोजल देता है। यहां तक कि वो 70 और 30 के बंटवारे का भी ऑफर देता है, जिसमें चेनमो 70% लेगा। कोई जवाब नहीं आता। तियानबा के आदमियों में से एक बड़बड़ाता है कि अगर वो बच्चा 70-30 के लिए भी सहमत नहीं हो रहा है तो नीचे पक्का कुछ बहुत मूल्यवान चीज होनी चाहिए। दूसरा सहमत होता है, कहते हुए कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, वरना वो अकेले जाने का जोखिम क्यों उठाता। तियानबा मजाक उड़ाता है और कहता है कि भले ही वो बच्चा कुछ कमा ले, फिर भी उसे उसका मजा लेने के लिए जिंदा तो रहना होगा। वो खुद को याद दिलाता है कि वॉकी टॉकी में ट्रैकिंग फंक्शन है। उस बच्चे ने मुश्किल रास्ता चुना। जमीन के नीचे चींटियां उनके चारों ओर मूव करती रहती हैं। जिया शियू फुसफुसाती है और पूछती है कि उन्हें क्या करना है। क्या वे बस छिपते ही रहेंगे? वे दोनों इतनी सारी चींटियों को सीधे तौर पर नहीं मार सकते। चेनमो बस उसे चुप रहने के लिए कहता है। जमीन के ऊपर तियानबा अपना धैर्य खोने लगता है। वो 2 प्लेयर्स को बोर्ड के एक खास हिस्से को खोलने का आदेश देता है। उनमें से एक पूछता है कि वे बस आसपास ही क्यों नहीं खोल सकते। दूसरा सवाल करता है कि वो उन्हें इतनी दूर क्यों भेज रहा है। तियानबा अचानक एक बंदूक निकालता है और वार्निंग के तौर पर गोली चलाता है। वो उनसे बात करना बंद करने और वैसा ही करने को कहता है जैसा वो कह रहा है, वरना वो उन्हें खुद ही मार देगा। अपने मन में वो सोचता है कि अगर यहाँ कोई क्वीन एंट है तो वे मूविंग माइंड्स पक्का एक्सप्लोडिंग सोल्जर एंट्स होनी चाहिए।
उसे इस थ्योरी को जल्दी कंफर्म करना है। वे दोनों प्लेयर्स घबरा जाते हैं और ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, उससे गोली ना चलाने की भीख मांगते हुए। तियानबा उन पर चलने के लिए चिल्लाता है। जमीन के नीचे चींटियां हलचल करने लगती हैं। पहले वे बस आसपास रेंग रही थीं, लेकिन अब वे साफ तौर पर उनके करीब आ रही हैं। जियाशियो फुसफुसाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। चींटियां बेचैन हो रही हैं। अगर चेनमो के पास कोई बैकअप प्लान है तो अब उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चेनमो शांति से कहता है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, वो रेस्क्यू का इंतजार कर रहा है। वो उसे घूरती है और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। वो गंभीरता से ये विश्वास नहीं कर सकती कि वो उन्हें बचाने के लिए तियानबा पर भरोसा कर रही है। भले ही तियानबा आ भी जाए, वे शायद बस कैनन फॉडर ही बनकर रह जाएंगे। चींटियां और भी करीब आ जाती हैं। तभी अचानक चींटियों के शरीर पर सिस्टम नोटिफिकेशंस झिलमिलाने लगते हैं। जियाशियो घबरा जाती है और कहती है कि सब खत्म। वो कहती है कि वे पकड़े गए हैं और उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। एक चींटी आगे झपटती है। वो बिना सोचे समझे उसे पीछे धकेलने के लिए अपना ग्रेविटी कंट्रोल एक्टिवेट कर देती है। ठीक उसी पल बूम, एक भारी धमाका ऊपर से सुरंग को हिला देता है। चेनमो कहता है कि ये शुरू हो गया है। वो उसे कंफ्यूजन में देखती है। वो उसे तुरंत वहां से हटने और साइड वाले रास्ते के अंदर जाने को कहता है। वो बिना बहस किए रिएक्ट करती है। चेनमो जल्दी से समझाता है कि ऊपर किसी ने सुरंग की छत पर कदम रखा है और वहां मौजूद सोल्जर एंट्स की पोजीशन को ट्रिगर कर दिया है। एक के बाद एक धमाके होते हैं, फिर एक और धमाका अंडरग्राउंड नेटवर्क में फैल जाता है। सोल्जर एंट्स एक के बाद एक फटती हैं। एक चेन रिएक्शन। सुरंगें जोर से हिलने लगती हैं। जैसे जैसे एक के बाद एक चींटियां फटती हैं, आग और धुआं रास्तों में भर जाता है। जमीन के ऊपर तियानबा मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है कि किसी को भी उसे मात देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने मन में उसे सिस्टम से मिशन क्लियर होने के अनाउंसमेंट की उम्मीद होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो त्योरियां चढ़ाता है, कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है। उसका एक आदमी डरावनी नजरों से आगे देखता है और बड़बड़ाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वे सभी इसे टूटती और ढहती हुई जमीन से देखते हैं। कुछ विशाल ऊपर उठना शुरू होता है। जैसे ही विशाल एंट बॉस हवा में उठती है, उसका शरीर सूजा हुआ होता है और बॉम्ब्स की तरह एक्सप्लोजिव सैक्स से भरा होता है। ऊपर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पास खड़ी एक महिला किसी से उसे बचाने की भीख मांगती है। वो कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। हालांकि तियानबा अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है। इतने बड़े धमाके के बाद भी बॉस लगभग सही सलामत है और जमीन के नीचे वो बच्चा भी शायद अभी जिंदा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव है। वो हवा में उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाता रहता है। वो जीव चीखता है और वापस नीचे एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स दागने लगता है। तियानबा का एक अंडरलिंग उसके सामने कूदता है और शील्ड उठाते हुए उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। शील्ड मुश्किल से टिक पाती है। बाकी लोग इतने लकी नहीं हैं। क्योंगजी, जो तियानबा का दूसरा सबॉर्डिनेट है, उसे सीधे हिट लगती है। वो गिर जाता है। तियानबा उसे सदमे में देखता है, जबकि क्योंगजी कमजोर आवाज में कहता है कि वो घर जाना चाहता है। शांत होने से पहले उसकी आवाज कांपती है। दूसरा अंडरलिंग रोते हुए उसका नाम पुकारता है। तियानबा अपनी मुट्ठी भींचता है और उसे भाई बुलाता है। एक पल के लिए वो सच में हिल जाता है। बचा हुआ अंडरलिंग उससे उठने के लिए कहता है, क्योंकि इस तरह से सुन रहना बहुत खतरनाक है। तियानबा अपने दांत पीसता है। वो बड़बड़ाता है कि उसने जिंदगी भर हंसों का शिकार किया और आज एक ने ही उसकी आंख पर चोंच मार दी। इसे सिर्फ एक डी रैंक डंजन होना चाहिए था, फिर भी इसमें पहले ही उसके आदमियों की जान चली गई। अंडरलिंग तुरंत उसे शांत होने और उस स्किल का इस्तेमाल न करने की चेतावनी देता है, लेकिन तियानबा अब कुछ समझने की हालत में नहीं है। वो दहाड़ता है कि वो क्योंगजी का बदला लेगा। उसका शरीर बदलने लगता है। मांसपेशियां फैलती हैं, हड्डियां चटकती हैं और उसकी त्वचा से फर बाहर निकल आते हैं। वो एक विशाल बाघ जैसे जानवर में बदल जाता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक एनर्जी कड़कड़ाती है जैसे ही वो अपनी लिमिट ब्रेक एबिलिटी एक्टिवेट करता है। बीस्ट किंग पोजेशन। वो अंडरलिंग की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि ये लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें वो दखल दे सके। उसे कहीं सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। अंडरलिंग उससे कहता है कि वो इस मॉन्स्टर के हाथों ना मरे। तियानबा एक दहाड़ के साथ हवा में छलांग लगाता है। वो फ्लाइंग एंट बॉस पर उतरता है और अपने पंजों और दांतों से उसे फाड़ना शुरू कर देता है, उसके एक्सप्लोजिव सैक्स को चीरते हुए। जमीन के नीचे जियाशियू को ऊपर से बहरे कर देने वाला शोर सुनाई देता है। वो पूछती है कि क्या वे सच में बस बैठकर देखने वाले हैं, तियानबा के आधा मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे ऊपर जा सकें और रिवॉर्ड्स इकट्ठा कर सकें। चेनमो अपना सिर हिलाता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे उनसे बेहतर नहीं होंगे और इस बॉस को मारना इतना आसान नहीं है। जहां तक एक्शन लेने का सवाल है, वो कहता है कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अभी के लिए वे सुरंग की दरारों से देखते हैं कि कैसे बाघ के रूप में तियानबा हताशा से लड़ता है, बार बार भारी वार करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाघ की हरकतों की रफ्तार कम होने लगती है। एंट बॉस अचानक फिर से ऊपर उठती है, मुश्किल से कंट्रोल में आते हुए। ये तियानबा से हवा में टकराती है और उसे जोर से वापस जमीन पर पटक देती है। फिर वो मॉन्स्टर अपने पंख फैलाता है और लगातार बॉम्ब्स दागना शुरू कर देता है। हवा से एक्सप्लोजिव सैक्स की बारिश होने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरा अरीना टिक टिक बॉम्ब से ढक जाता है।
तियानबा अभी भी अपने बाघ के रूप में पूरे मैदान में दौड़ता है, एक के बाद एक धमाकों से मुश्किल से बचते हुए। धमाके उसके पीछे लगातार होते हैं, जिससे जमीन हिलने लगती है। धुएं और अफरा तफरी के बीच उसे अचानक अपना आखिरी बचा हुआ अंडरलिंग हताशा से भागता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है। उनमें से एक बम सीधा उसकी ओर गिर रहा है। जैसे ही अंडरलिंग डरावनी नजरों से पीछे देखता है, तियानबा तियानजी को शील्ड खोलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तियानजी इतना डरा हुआ है कि वह समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता, इसलिए तियानबा पहले मूव करता है। वो आगे झपटता है और खुद एक शील्ड खड़ी करता है। बम फटने के ठीक उसी समय उन दोनों को कवर कर लेता है। धमाका बहुत भयानक है, शील्ड उनके चारों ओर बन जाती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में ये टूटकर बिखर जाती है। तियानबा धमाके का सीधा असर अपने ऊपर ले लेता है। वो पीछे की ओर उड़ जाता है और बाघ के रूप से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है, अपने सामान्य शरीर में वापस लौटते हुए। तियानजी घबराते हुए उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाता है, उसे बॉस बुलाता है और उसे हिम्मत रखने को कहता है। तियानबा खांसता है और कमजोर आवाज में कहता है कि आमतौर पर तियानजी उसकी रक्षा करता है, इस बार उसकी बारी थी। तियानजी रोने लगता है। उनके ऊपर मॉन्स्टर अभी भी चक्कर लगा रहा है, एक और मौके का इंतजार कर रहा है। उसे एक मौका मिल जाता है, वह जीव फिर से उनकी ओर गोता लगाता है। तियानबा ऊपर की ओर देखता है और बड़बड़ाता है कि शायद ये इसी तरह से खत्म होना था। ठीक उसी समय जब मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, साइड से कोई चीज उससे जोर से टकराती है। टक्कर उसे रास्ते से भटका देती है। ये चेन मो है। वो नीचे से बाहर निकलता है और आखिरी सेकंड में हमले को रोक देता है। ठीक उसके पीछे जिया शियू अपना ग्रेविटी कंट्रोल एक्टिवेट करती है, मॉन्स्टर को जमीन की ओर धकेलती है और कुछ पलों के लिए उसे वहीं जकड़ देती है। कोई चिल्लाता है कि अभी हमला करो। चेनमो जरा भी हिचकिचाता नहीं है। वो आगे की ओर दौड़ता है और सिस्टम को अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स रीसेट करने का कमांड देता है। अपने मन में वो सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। वो सब कुछ अपनी स्ट्रेंथ में डाल देता है। उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू उछलकर 35 हो जाती है। वो छलांग लगाता है और मॉन्स्टर पर पूरी ताकत से वार करता है। एक सेकंड के लिए जीव हिलता तक नहीं है, फिर वो कांपता है और फिर से ऊपर उठ जाता है। उस हमले से उसकी रफ्तार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अपने पंखों के एक जोरदार झटके के साथ ये चेनमो को पीछे की ओर धकेल देता है, जिससे वो जमीन पर लुढ़कने लगता है। मॉन्स्टर एक बार फिर हवा में उड़ जाता है। चेनमो को थकान महसूस होने लगती है। उस हिट में उसकी पूरी ताकत लग गई थी और इससे बॉस पर सिर्फ एक खरोंच आई। उसे एहसास होता है कि उसका डिफेंस पागलों की तरह बहुत हाई है। तियानबा, जो अभी भी जमीन पर है, मुड़कर देखता है और उसे पुकारता है, उसे धन्यवाद देते हुए। चेनमो बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर कुछ फेंकता है। ये एक पोशन है। वो कहता है कि उसने तियानबा के इतने वफादार होने की उम्मीद नहीं की थी और वो सीधे उससे पूछता है कि क्या वो टीम अप करना चाहता है। तियानबा पोशन ले लेता है और चेनमो से साफ साफ बताने को कहता है कि उन्हें टीम अप कैसे करना है। चेनमो कहता है कि उन सभी ने बॉस को पहले ही देख लिया है, उसका हेल्थ पूल बहुत बड़ा है और चूंकि वो उड़ सकता है इसलिए उसका हवा पर पूरा कंट्रोल है। अगर वे उसे हराने का कोई भी मौका चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उसे जमीन पर लाना होगा। तियानबा कहता है कि यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि इस चीज को संभालना आसान नहीं है। वो पूछता है कि असल प्लान क्या है। पास ही जिया शियू मॉन्स्टर को जकड़े रखने की कोशिश करते हुए और भी ज्यादा बेचैन होती जा रही है। वो चिल्लाती है कि उन्हें समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए, क्योंकि बॉस अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। ठीक तभी मॉन्स्टर का रूप बदलने लगता है। उसके शरीर पर मौजूद बॉम्ब सैक सूझने लगते हैं, फटने के लिए तैयार। उसी समय हर दिशा में अंडे जैसी चीजें बरसने लगती हैं। जैसे ही अंडे नीचे गिरते हैं वे तुरंत फूट जाते हैं। छोटी चींटियां बाहर निकलती हैं और तेजी से सभी को घेर लेती हैं। चेनमो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उसे पहले उनकी मदद की जरूरत है। वो बस इतना ही बताएगा और वे प्लान को फॉलो करते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर है। तियानबा कहता है कि बच्चा सही कह रहा है। इस समय या तो वे बॉस को मारेंगे या फिर सब मारे जाएंगे। चेनमो आगे बढ़ने लगता है। तियानबा और उसका बचा हुआ अंडरलिंग भी उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि वे सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। दौड़ते हुए चेनमो सिस्टम को पुकारता है और अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स रीसेट करता है और सब कुछ एजिलिटी में डाल देता है। उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो गिरते हुए बॉम्ब्स के बीच से बचकर निकल सकता है। वॉकी टॉकी के जरिए चेनमो तियानबा और बाकी लोगों से बॉस का ध्यान अपनी ओर खींचने को कहता है, जबकि वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तियानबा जवाब देता है कि वो समझ गया है और उसे बस आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। वो मुस्कुराता है और फिर से अपना रूप बदलने लगता है। अंडरलिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो उस स्किल का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तियानबा उसकी बात को इग्नोर कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो वापस अपने बाघ के रूप में आ जाता है। वो कहता है कि वो अभी अंजाम की परवाह नहीं कर सकता। अगर वो इस समय जोखिम नहीं उठाता है तो कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मॉन्स्टर जवाब में अपने पंखों से लेजर जैसी बीम दागता है, जिससे हर जगह भारी धमाके होने लगते हैं। आगे दौड़ते हुए तियानबा सोचता है कि चेनमो को जल्दी करनी चाहिए। इस ट्रांसफॉर्म की गई स्थिति में उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक है।
उसकी मैक्सिमम एचपी लगातार कम हो रही है और अंततः ये 1 पर आ जाएगी, जिसका मतलब है कि एक सिंगल हिट भी उसे मार सकती है। इस बीच चेनमो बॉस पर फोकस करता है। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज वे पंख हैं, लेकिन साथ ही वे उसका सबसे कमजोर हिस्सा भी हैं। अगर ऐसा है तो वो उसी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो और करीब जाता है, उसके सामने अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये कहता है कि कॉपीएबल कोड डिटेक्ट किया गया है। माइन सोल्जर एंड कॉपी। चेनमो तुरंत कोड कॉपी करने की कोशिश करता है। धमाकों के बीच दौड़ते हुए वो सिस्टम को इसे कॉपी करने का लगातार कमांड देता रहता है। सिस्टम वही मैसेज बार बार देता रहता है, इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस। चेनमो को एहसास होता है कि आखिर स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन जो थोड़े से उसने पहले ही कॉपी कर लिए हैं वे बॉस को मुसीबत में डालने के लिए काफी होने चाहिए। वो फिर जिया शियू की ओर देखता है और पूछता है कि क्या वो उसे ऊपर लॉन्च कर सकती है। वो कहती है कि ये बहुत दूर है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। लगातार हो रहे धमाकों के बीच अपने ग्रेविटी फील्ड को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करते हुए वो अपनी ताकत इकट्ठा करती है और चेनमो को ऊपर विशाल क्वीन एंट की ओर फेंकने के लिए अपने ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करती है। जैसे ही चेनमो हवा में ऊपर उठता है, वो अपनी विंग्स ऑफ द इनविजिबल एक्टिवेट करता है। क्वीन के ठीक ऊपर वो उन माइंड सोल्जर एंट्स को रिलीज करता है जिन्हें उसने कॉपी किया था। छोटी चींटियां आगे बढ़ती हैं और क्वीन के पंखों को चबाना शुरू कर देती हैं। क्वीन को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चींटियां उसके पंखों को चीरती रहती हैं। चेनमो सभी को छिपने के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि वो उन्हें डिटोनेट करने वाला है। एक पल बाद क्वीन के ठीक ऊपर एक भारी धमाका होता है। नीचे हर कोई सदमे में देखता है। फिर बॉस के बॉम्ब सैक्स पर वार्निंग सिग्नल्स चमकने लगते हैं। वार्निंग ओवरराइड, वार्निंग ओवरराइड। एक और विशाल धमाका होता है। शॉक वेव प्लेयर्स के चारों ओर मौजूद डिफेंसिव शील्ड से टकराती है। बैरियर में दरारें पड़ने लगती हैं, जो मुश्किल से एक साथ टिका होता है। फिर क्वीन का विशाल शरीर आसमान से नीचे गिरता है और जमीन से टकराने पर एक और धमाका ट्रिगर कर देता है। धुएं और मलबे के बीच से तियानबा, उसका अंडरलिंग और जिया शियू गिरी हुई बॉस को देखते हैं। एक पल के लिए वे शायद ही इस पर विश्वास कर पाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या ये सच में खत्म हो गया। जैसे ही धुआं धीरे धीरे छटता है, हर कोई गिरी हुई क्वीन एंट को ध्यान से देखता है। एक पल के लिए वे सोचते हैं कि क्या वे सच में इसे हराने में कामयाब हो गए हैं। चेनमो तुरंत उन्हें चेतावनी देता है कि अभी रिलैक्स ना हो, क्योंकि सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तियानबा सहमत होता है और कहता है कि उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। वे इंतजार करते हैं। फिर क्वीन के शरीर के अंदर कुछ हिलता है। विशाल लाश कांपती है और अचानक उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है। एक और चींटी जैसा मॉन्स्टर अविश्वसनीय स्पीड से बाहर निकलता है। हर कोई तुरंत तितर बितर हो जाता है, लेकिन ये बहुत तेज है। पलक झपकते ही वो जीव पूरे मैदान में तेजी से दौड़ता है, हर किसी पर वार करते हुए। तियानबा और उसका अंडरलिंग नीचे गिर जाते हैं। जिया शियू और चेनमो को भी जमीन पर पटक दिया जाता है। चेनमो को एहसास होता है कि बॉस की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे शक है कि ये बॉस का फाइनल फ्रेंजी फेज है। तियानबा पहले ही वापस अपने इंसानी रूप में आ चुका है। उसका अंडरलिंग उसे पुकारता है, लेकिन तियानबा मॉन्स्टर को गाली देता है, उसे एक फ्रीक बुलाता है। जिया शियू अचानक सभी को चेतावनी देती है कि वो फिर से आ रहा है। एंट मॉन्स्टर एक और हाई स्पीड अटैक की तैयारी करता है। अंडरलिंग जल्दी से एक शील्ड खड़ी करता है और तियानबा को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन वो जीव एक ही झटके में शील्ड को चीर देता है। बैरियर तुरंत टूटकर बिखर जाता है और अंडरलिंग को जोरदार हिट लगती है और वो एक तरफ जा गिरता है। गिरने से पहले वो दर्द से कराह उठता है। मॉन्स्टर तुरंत अपना ध्यान तियानबा की ओर लगाता है, जो अब लगभग बिना डिफेंस के है। उसी पल जिया शियो खुद को वापस ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है। वो मॉन्स्टर को पकड़ने और उसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए अपने ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करती है। वो उसे रोके रखने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो उसे हवा में थोड़ा सा उठाने में कामयाब हो जाती है और चिल्लाती है कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। मॉन्स्टर तुरंत रिएक्ट करता है, हवा में पलटता है और जिया शियू को वापस जमीन पर पटक देता है। फिर वो एक और वार के साथ उसे खत्म करने की तैयारी करता है। चेनमो दौड़कर आता है और आखिरी पल में उसे खींचकर दूर कर देता है। जिया शियू घबरा जाती है और कहती है कि इस बार उनका काम तमाम हो गया है। एंट मॉन्स्टर पहले ही चेनमो के ठीक पीछे है, फिर से हमला करने के लिए तैयार है। चेनमो अपने दांत पीसता है। वो सोचता है कि क्या एक डी रैंक डंजन उनके लिए कुछ ज्यादा ही है। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है, वे आइटम्स जो उसने पहले एक्सप्लोर करते समय प्राप्त किए थे। वो जल्दी से अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और यूनिवर्सल फॉरेस्ट स्प्राउट नाम की कोई चीज देखता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि एक बार यूज करने पर यह जमीन से उठने वाले घने जंगल को तुरंत समन कर सकता है। इस समय चेनमो तय करता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो उस आइटम को जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही ये मिट्टी को छूता है, जड़ें बाहर की ओर फूट पड़ती हैं। कुछ ही सेकंड में जमीन से विशाल पेड़ बाहर निकल आते हैं, जिससे एक घना जंगल बन जाता है जो पूरे मैदान में फैल जाता है। इस अचानक हुए बदलाव से मॉन्स्टर पूरी तरह से चकरा जाता है। चेनमो सोचता है कि मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही टफ है, यहाँ तक कि तियानबा भी इसे अकेले नहीं संभाल सकता।
इस बीच मॉन्स्टर चेनमो के बनाए जंगल को काटना शुरू कर देता है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हुए एक के बाद एक पेड़ों को काटता जाता है। हालांकि फिलहाल ये जंगल उन्हें छिपने की जगह दे देता है। मॉन्स्टर और भी हिंसक हो जाता है, हर दिशा में पागलों की तरह वार करता है। पूरे जंगल में धमाकों की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि पेड़ टूट रहे हैं। चेनमो, जियाशियू और तियानबा नीचे झुक जाते हैं, अपने कानों को ढक लेते हैं। तियानबा गाली देता है और कहता है कि ये चीज ऐसे चीख रही है जैसे कोई सुअर फंस गया हो। चेनमो कहता है कि उसके पास केवल 2 पोशंस बचे हैं और सभी को उन्हें बांटने के लिए कहता है, आधा आधा बोतल। तियानबा अपना सिर हिलाता है और कहता है कि ये बेकार है। जानवर पहले ही अपने तीसरे फेज में है और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे चेनमो के लेवल का कोई व्यक्ति संभाल सके। वो कहता है कि वो नहीं जानता कि चेनमो ने पहले अपने एट्रीब्यूट्स कैसे बढ़ाए थे, लेकिन अंततः वो अभी भी केवल लेवल 8 का है। चेनमो जानता है कि तियानबा की बातें कड़वी हैं, लेकिन वे सच हैं। फिर भी वे बस वहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। तियानबा फिर चेनमो से कहता है कि वो शायद यहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। वो एक डील का प्रपोजल देता है। वो कहता है कि वो चेनमो को लेवल अप करने में मदद कर सकता है, लेकिन चेनमो को वादा करना होगा कि जब वो जिंदा बाहर निकल जाएगा तो वो बाहर तियानबा के भाइयों का ध्यान रखने में मदद करेगा। चेनमो पूछता है कि क्या सच में कोई ऐसा आइटम है जो तुरंत किसी का लेवल अप कर सके। वो ये भी बताता है कि वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल है। तियानबा जवाब देता है कि उसके बाहर बहुत सारे भाई हैं। अगर चेनमो उसे धोखा देता है तो वे लोग उसे ढूंढ निकालेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर वो अपना प्लान समझाता है। चेनमो को बस उसे मारना है। उसे मारने से चेनमो को कम से कम 3 से 5 लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक दिखाई देता है। ये एक वांटेड नोटिस डिस्प्ले करता है। नाम झांग तियानबा, लेवल 16, क्लियर्स 5, बाउंटी 2 लाख रुपीज। नोटिस कहता है कि टारगेट को खत्म करने पर टारगेट के एक्सपीरियंस का 30% बोनस के तौर पर मिलता है और टारगेट के पास मौजूद सभी आइटम्स का ओनरशिप भी। जियाशियू सदमे में नोटिफिकेशन को घूरती है। तियानबा का अंडरलिंग तुरंत घबरा जाता है और उससे ऐसा न करने की भीख मांगता है। वो कहता है कि पक्का कोई और रास्ता होगा। तियानबा शांति से जवाब देता है कि यही एकमात्र रास्ता है। वो अंडरलिंग को बताता है कि जब वो बाहर निकल जाए तो उसे ये पक्का करना चाहिए कि भाइयों को उनकी पूरी मजदूरी मिले। अंडरलिंग रोने लगता है। वो कहता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उसने सभी को पीछे धकेल दिया। अगर किसी को मरना ही है तो उसे होना चाहिए। तियानबा उसकी बात काट देता है। वो अपनी बंदूक चेनमो को सौंप देता है और उसे समय बर्बाद करना बंद करने को कहता है। वो चेनमो से कहता है कि वो इसे जल्दी करे और इसे लंबा न खींचे। चेनमो कुछ नोटिस करता है और तियानबा के रेड नेम के बारे में सोचता है। सिस्टम ने साफ तौर पर उसे एक वांटेड टारगेट के रूप में मार्क किया है। लेकिन इससे पहले कि चेनमो रिएक्ट कर पाए, अंडरलिंग पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोता है और चेनमो से अपने बॉस को न मारने की भीख मांगता है। वो उसे रेड नेम की झांसे में न आने के लिए कहता है क्योंकि तियानबा वैसा इंसान नहीं है जैसा सिस्टम उसे दिखा रहा है। अंडरलिंग समझाता है कि पहले जब तियानबा ने टफ और निडर होने की बात की थी तो वो ज्यादातर सिर्फ शेख ही बघारना था। वो कहता है कि वे असल में बस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक ग्रुप है। वे काम की तलाश में तियानबा के पीछे शहर आए थे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री अचानक एआई रोबोट्स में बदल गई। रातों रात उन सभी ने अपनी नौकरी गंवा दी। जिंदा रहने का कोई रास्ता न होने के कारण वे अपनी स्थिति को बदलने की उम्मीद में इस जानलेवा गेम में आए। अंडरलिंग लगातार विनती करते हुए कहता है, बाहर के सभी भाई तियानबा पर निर्भर हैं, उसके बिना उनके पास कुछ नहीं है। वो फूट फूट कर रोते हुए चेनमो से ट्रिगर न दबाने की भीख मांगता रहता है। सब कुछ सुनने के बाद जियाशियू अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगती है। उसे एहसास होता है कि उनकी कहानी उससे बहुत अलग नहीं है। केवल एक अंतर है, वो सोचती है कि उसने गलत लोगों से मिली। जब वो एक वर्चुअल स्ट्रीमर थी तो उसके पीक पर उसके लाखों फैंस थे। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब एआई का दबदबा बढ़ा तो वर्चुअल स्ट्रीमर्स लगभग असली लोगों जैसे ही दिखने लगे। वे एआई स्ट्रीमर्स बिना आराम किए 24 घंटे काम कर सकते थे। जब भी वो कोई नया आइडिया लेकर आती तो एआई उसे जल्दी से सीख लेता, उसकी नकल करता और उससे आगे निकल जाता। अंततः वो एक ऐसे रास्ते पर आ गई जहां कोई मंजिल नहीं थी। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वो मुश्किल से ही बुनियादी जिंदगी गुजार पा रही थी। जब उसने कम बैरियर वाली मैनुअल लेबर जॉब्स में स्विच करने की कोशिश की तो उसने पाया कि उन पर भी सस्ती एआई मशीनों ने कब्जा कर लिया है। उसे याद आता है कि कैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने भी उसे धोखा दिया जिस पर उसे कभी भरोसा था। उस व्यक्ति ने उससे कहा था कि उसे उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें जीतना था। आखिरकार ये गेम इसी बारे में है। इससे पहले कि कोई और तुम्हें बाहर निकाले, तुम उसे बाहर निकाल दो। जियाशियू को याद आता है कि कैसे जिस व्यक्ति के साथ उसने टीम बनाई थी उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। खुशकिस्मती से अंत में वो जिंदा बच गई। उसने हमेशा सोचा था कि ये गेम पागलों से भरा है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि तियानबा जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान भी सिर्फ मारने वाला मॉन्स्टर बनने के बजाय अपने उसूलों पर कायम है। पहली बार वो सोचती है कि शायद वो किसी पर फिर से भरोसा करने की कोशिश कर सकती है। ठीक तभी मॉन्स्टर पास ही चीखता है। सभी को एहसास होता है कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। तियानबा तुरंत चेनमो से कहता है कि अब समय नहीं बचा है।
वो कहता है कि चेनमो को अभी ये करना ही होगा, उसे मार दो, लेवल अप करो और बाकी सभी को यहाँ से जिंदा बाहर निकालो। चेनमो वादा करता है कि वो अपनी बात रखेगा। अंडरलिंग उसे रोकने की हताश कोशिश करता है, लेकिन तियानबा बस चेनमो को धन्यवाद देता है। एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। अंडरलिंग अपने बॉस के लिए चिल्लाता है। उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये अनाउंस करता है कि चेनमो ने लेवल 10 पार कर लिया है। सिस्टम वर्जन अपडेट होना शुरू हो जाता है। एक और नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो कहता है कि अपडेट पूरा हो गया है। वर्जन 2.0 अब एक्टिव है। होस्ट अब पर्सनल एट्रीब्यूट्स और समन एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने समन्स के बीच एट्रीब्यूट स्वैप कर सकता है। नई एबिलिटी देखने के बाद चेनमो सोचता है कि ये एक सुखद आश्चर्य है। वो जल्दी से खुद को तैयार करता है और फैसला करता है कि अब उसके पलटवार का समय आ गया है। वो बाकी लोगों से कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है। वो पहले बॉस का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और जब वो सिग्नल देगा तो उन्हें उसे रोकने के लिए अपनी कॉम्बो स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। जिया शियू तुरंत इस पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसका ग्रेविटी कंट्रोल उसे रोकने के लिए काफ़ी ऊंचे लेवल का नहीं है। अंडरलिंग भी कहता है कि उसकी शील्ड केवल उसकी ही रक्षा कर सकती है और बॉस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। चेनमो उनसे कहता है कि समझाने का समय नहीं है, उन्हें बस उसके निर्देशों का पालन करना है क्योंकि ये उनका आखिरी मौका है। वो उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कहता है। वे दोनों सहमत हो जाते हैं। चेनमो फिर अनाउंस करता है कि ऑपरेशन डिकैपिटेशन शुरू होता है। वे तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं। मॉन्स्टर जल्द ही उन्हें नोटिस कर लेता है और एक और हमले की तैयारी करता है। चेनमो अचानक उन्हें वहां से हटने के लिए चिल्लाता है। मॉन्स्टर आगे झपटता है जबकि वे उससे बचने के लिए तितर-बितर हो जाते हैं। उसी पल अंडरलिंग सीधे मॉन्स्टर के ऊपर उतरता है। चेनमो उसे पुकारता है और अपनी उड़ने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे ऊपर की ओर लॉन्च कर देता है। फिर वो जिया शियू से मजबूती से जकड़े रहने के लिए कहता है। वो अपनी सारी ताकत लगा देती है और मॉन्स्टर को जकड़ने के लिए ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करती है, जबकि अंडरलिंग मॉन्स्टर के शरीर पर खुद को टिकाने के लिए अपनी अर्थ शील्ड एक्टिवेट करता है। चेनमो फिर जिया शियू से अपना पूरा वजन अंडरलिंग पर डालने के लिए कहता है। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। चेनमो उसे अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए चिल्लाता है। जिया शियू अपनी एबिलिटी को लिमिट तक ले जाती है, अपनी सारी ताकत ग्रेविटी फील्ड में डालते हुए चीखने लगती है। एंट मॉन्स्टर विरोध करने के लिए हताशा से संघर्ष करता है, लेकिन प्रेशर बढ़ता ही जाता है। अंततः ग्रेविटी उसे कुचल देती है। मॉन्स्टर अपना कंट्रोल खो देता है और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया जाता है। चेनमो उनके परफेक्ट सेटअप के लिए उनकी तारीफ करता है। फिर वो अपना अगला मूव रिलीज करता है। वो ग्लटनस सर्पेंट को समन करता है। विशाल सांप अपने जबड़े खोलता है, काटने की तैयारी करते हुए। सांप तुरंत आगे झपटता है और जमीन पर जकड़े हुए एंट मॉन्स्टर को काट लेता है, लेकिन क्वीन एंट की स्किन अविश्वसनीय रूप से सख्त है। चेनमो ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि डैमेज अभी भी काफी नहीं है। वो सोचता है कि ग्लटनस सर्पेंट के वर्तमान एट्रीब्यूट्स क्वीन एंट को कुचलने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। बिना हिचकिचाए वो सिस्टम को अपने सभी एट्रीब्यूट्स ग्लटनस सर्पेंट को ट्रांसफर करने का आदेश देता है। जैसे ही ट्रांसफर होता है, सांप की ताकत बहुत बढ़ जाती है। उसका शरीर ताकत से सूज जाता है और उसके जबड़े कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस बंद हो जाते हैं। इस बार बाइट आर पार हो जाती है। एक जोरदार क्रंच के साथ सांप अंततः क्वीन एंट को कुचल देता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत दिखाई देता है। ये अनाउंस करता है कि प्लेयर्स चेनमो, जिया शियू और जूतियान ने डी रैंक्ड डंजन हेवनली थंडर अर्थली फायर को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है और रिवॉर्ड्स बांटे जा रहे हैं। जिया शियू अभी भी ग्रेविटी फील्ड को पकड़े हुए हैं। जब वो ये अनाउंसमेंट सुनती है तो वो मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर पाती है और सोचती है कि क्या उन्होंने सच में इसे क्लियर कर लिया है। फिर एक और जोरदार धमाका गूंजता है क्योंकि डंजन ढहना शुरू हो जाता है। एक नया नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो कहता है कि सभी प्लेयर्स को 5 मिनट में जबरदस्ती बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उसी पल अंततः सभी को ये बात समझ में आ जाती है। उन्होंने सच में डंजन क्लियर कर लिया है। जिया शियू चीयर करने लगती है और खुशी से उछलने लगती है, ये जश्न मनाते हुए कि वे जिंदा बच गए। इस बीच अंडरलिंग को तियानबा और उसके द्वारा दिए गए बलिदान की याद आती है। वो रोने लगता है और कहता है कि उन्होंने सच में ये कर दिखाया और वे अंततः यहाँ से जिंदा बाहर निकल रहे हैं। चेनमो चुपचाप सोचता है कि अंततः ये खत्म हो गया है और कम से कम नतीजा अच्छा ही निकला। जैसे ही वो वापस जमीन पर उतरता है, वो विचार करता है कि एक डी रैंक डंजन की तुलना निचले लेवल वालों से सच में नहीं की जा सकती। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये कहता है कि रेजिडुअल डेटा डिटेक्ट किया गया है और इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। सोर्स जैंग तियानबा है। चेनमो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि सिस्टम तियानबा का डेटा कैसे कॉपी कर सकता है। बिना समय बर्बाद किए वो इसे कॉपी करना चुनता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि फ्रैगमेंटेड डेटा को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया गया है। ये डेटा कोड को जैंग तियानबा के रूप में लिस्ट करता है और कहता है कि वर्तमान स्टोर्ड फ्रैगमेंट्स 5 में से 3 है। चेनमो सिस्टम से पूछता है कि क्या डेटा को रिपेयर किया जा सकता है। सिस्टम जवाब देता है कि केवल होस्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नष्ट किए गए डेटा को ही सीधे कॉपी किया जा सकता है। अन्य सभी डेटा जो मरने से पहले मौजूद थे, उन्हें रिसाइकल बिन में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। डेटा को पूरी तरह से रिपेयर करने के लिए चेनमो को रिसाइकल बिन से ओरिजिनल फाइल्स को वापस पाना होगा। चेनमो सोचता है कि शायद उसने गेम की दुनिया में लोगों को वापस जिंदा करने का एक तरीका खोज लिया है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव था।
रिसाइकल बिन एआई ब्रेन के कोर डेटाबेस का हिस्सा है। इसे एक्सेस करने की किसी भी कोशिश से हाईएस्ट लेवल का फायरवॉल ट्रिगर हो जाएगा। उसकी वर्तमान स्टेज पर उसने डेटा का जो फ्रैगमेंट कॉपी किया है वो मूल रूप से बेकार है। ये कबाड़ से अलग नहीं है। फिर भी वो सोचता है कि शायद इसमें कोई छोटी सी उम्मीद हो। चूंकि झांग तियानबा का डेटा पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ था, इसलिए एक मौका है कि हेलमेट उसे असली दुनिया में ना मारे। अगर चेनमो भविष्य में किसी तरह से गायब डेटा फ्रैगमेंट्स को वापस ला सके तो तियानबा शायद फिर से जाग भी सकता है। थोड़ी देर इस बारे में सोचने के बाद चेनमो सिस्टम से पिछले सेशन की पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। पैनल तुरंत उसके सामने दिखाई देता है, प्लेयर रिकॉर्ड्स दिखाते हुए। वो इसे स्कैन करता है और अचानक उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। उसकी बहन ने सच में उस सेशन में हिस्सा लिया था। उसके पीछे जिया शियू एक नाम का जिक्र करती है। वो कहती है, जिन कैन कैन। चेनमो तुरंत रिएक्ट करता है क्योंकि ये उसी लड़की का नाम था जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। जिया शियू ये समझाना शुरू करती है कि उस मैच में क्या हुआ था। वो कहती है कि गेम का नाम स्पॉट द डिफरेंस था। रूल ये था कि बॉस की आंखों में देखे बिना उसकी कमजोरी का पता लगाना था। अगर कोई सीधे बॉस की आंखों में देखता तो वो तुरंत पत्थर का बन जाता। उसे अचानक याद आता है कि बॉस क्या था। ये मेड्यूसा थी। जैसे ही मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन रे किसी की आंखों पर पड़ती, उसका काम तमाम हो जाता। उस सेशन में हर कोई घबरा गया था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बॉस उन पर भारी पड़ रही थी। भारी बलिदान देने के बाद ही उन्होंने अंततः बॉस की कमजोरी, उसकी आंखों का पता लगाया। अगर कोई सीधे मेड्यूसा की आंखों पर हमला कर सके तो इससे भारी डैमेज होगा, लेकिन समस्या साफ थी। अपनी आंखें बंद करके कोई भी ठीक से निशाना नहीं लगा सकता था। फिर जिन कैन कैन आई। जिया शियू को वो पल साफ साफ याद है। जिन कैन कैन अंदर आई और कैजुअली शिकायत की कि सब कुछ कितना शोरगुल वाला है। फिर उसने शांति से अपनी बंदूक उठाई और मेड्यूसा पर निशाना साधा। बॉस ने तुरंत उसे नोटिस कर लिया और अपनी पेट्रिफिकेशन बीम दाग दी, लेकिन जिन कैन कैन ने बिना किसी मेहनत के हमले से खुद को बचा लिया। बिना हिचकिचाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे मेड्यूसा की आंखों में जा लगी। मॉन्स्टर तुरंत नष्ट हो गया। जिया शियू कहती है कि जिन कैन कैन उसके बाद वहां ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वापस प्रेजेंट में चेनमो अंततः समझ जाता है कि क्या हुआ था। जिया शियू कहती है कि वो लकी थी कि उसे पिछले सेशन में उस लड़की के साथ मैच किया गया था। वो मानती है कि जिन कैन कैन पागलों की तरह स्ट्रांग थी। वास्तव में वो कहती है कि वो लड़की चेनमो से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। उस पल ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। ये सब सुनने के बाद चेनमो ध्यान से सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर जिन कैन कैन की कॉम्बैट पावर बाकी सभी से इतनी ज्यादा थी तो उसका लेवल बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। जिस डंजन का जिक्र किया गया था वो केवल डी रैंक था। इतने स्ट्रांग इंसान के लिए इतने लो लेवल गेम में शामिल होने का लगभग कोई फायदा नहीं होगा। वो सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत समझ लिया है। फिर उसे वो स्ट्रीम रिप्ले याद आता है जो उसने पहले देखा था। फुटेज में जिसने बॉस को मारा था वो एक गुलाबी बालों वाली लड़की थी। उसका चेहरा कभी साफ तौर पर नहीं दिखाया गया, लेकिन जिया शियू के डिस्क्रिप्शन के आधार पर वो जिन कैन कैन ही होनी चाहिए। फिर एक और डिटेल उसे अचानक परेशान करने लगती है। पूरी स्ट्रीम के दौरान उसका चेहरा एक बार भी साफ तौर पर नहीं दिखाया गया। ये बहुत ही असामान्य है। उसे शक होने लगता है कि शायद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जानबूझकर उसकी पहचान छिपा रहा है। चेनमो तुरंत सिस्टम से उस स्ट्रीम से जिन कैन कैन से जुड़ी सभी फुटेज निकालने के लिए कहता है। सिस्टम जल्दी से रिकॉर्डिंग निकाल लेता है। चेनमो उन्हें ध्यान से देखता है। जैसे ही फुटेज चलती है, एक चीज उसका ध्यान खींचती है। कई सीन्स में जिन कैन कैन के बगल में एक और इंसान खड़ा है। चेनमो एक पल के लिए सुन रह जाता है जब वो उसे नोटिस करता है। वो स्क्रीन को घूरता है और सोचता है कि कैन कैन के बगल में मौजूद वो आदमी कौन हो सकता है। जिया शियू कहती है, हाँ, यही वो आदमी है। वो कहती है कि वही वो परेशान करने वाला इंसान था जो पूरे समय जिन कैन कैन से चिपका रहा। उसी की वजह से वो कभी उस लड़की के लेवल को साफ तौर पर नहीं देख पाई। वो कहती है कि वो किसी बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। वो पूरे समय जिन कैन कैन के बगल में रहा और किसी को भी करीब नहीं आने दिया। वो शिकायत करती है कि उसे कभी किसी स्ट्रॉन्ग कैरी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनने के बाद चैन मू सोचता है कि ये बात सच में कुछ मायने रखती है। अगर ये सच है तो जिन कैन कैन शायद किसी के कंट्रोल में हो सकती है। वो ये सोचने लगता है कि वो आदमी कौन है और वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है। ठीक तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो कहता है कि इंस्टेंस 3 मिनट में बंद हो जाएगा। चैन मू जल्दी से जिया शियू को पकड़ता है और उसे फिर से ध्यान से सोचने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या उसे उस आदमी के बारे में कोई और डिटेल, उसका नाम या क्या उसके साथ कोई और था, ये याद है। जिया शियू याद करने की कोशिश करती है लेकिन संघर्ष करती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अंडरलिंग अचानक कुछ कहता है। उसे याद आता है कि उस आदमी को हेटेरोक्रोमिया था, एक लाल आंख और एक नीली आंख। वो सोचता है कि क्या वो इंसान लू चैन जोऊ हो सकता है। जिया शियू तुरंत रिएक्ट करती है और कहती है कि वो नाम जाना पहचाना लग रहा है। वो पूछती है कि क्या वो उस आदमी से पहले मिला था। अंडरलिंग कहता है कि उसे याद है कि उसने उसे एक बार ब्लैक मार्केट में देखा था। उस समय वो तियानबा के साथ एक हिडन रेड नेम आइटम खरीदने के लिए वहां गया था।
उसे वो सीन साफ तौर पर याद है। तियानबा ने किसी से बहस की थी, ये कहते हुए कि वे पहले ही सहमत हो चुके थे और वो आइटम उसका है। लेकिन एक और आदमी अचानक प्रकट हुआ और शांति से कहा कि वो ट्रैकर ले रहा है। तियानबा गुस्सा हो गया और शिकायत की कि आजकल लोगों में रूल्स की कोई समझ नहीं बची है। फिर वो मुड़ा और उसने उस आदमी को अपने ठीक पीछे खड़ा देखा। वो आदमी भयानक लग रहा था। उस आदमी ने पूछा कि क्या तियानबा को इससे कोई परेशानी है। तियानबा तुरंत पीछे हट गया और कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है, और फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। बाद में अंडरलिंग ने तियानबा को चेतावनी दी थी कि वो इस बात को यहीं छोड़ दे जब तक कि वो अपनी जिंदगी छोटी नहीं करना चाहता। उसने कहा कि वो आदमी ऐसा नहीं था जिसे उकसाने का वे जोखिम उठा सकते थे। यहां तक कि अब भी उसे वे आंखें याद हैं। उस आदमी की आंखों में देखने का मतलब ऐसा था जैसे लाशों के पहाड़ और खून के समुंदर में देखना। यहां तक कि तियानबा ने भी माना था कि वो आदमी बेरहम था और उसके जैसे किसी इंसान से ना उलझना ही बेहतर था। चैन मो चुपचाप अपने मन में लू चैन जोउ नाम दोहराता है। वो तय करता है कि वो इसे याद रखेगा। अगर वो आदमी कभी उसकी बहन को खोजने के रास्ते में आता है तो चाहे वो कोई भी हो, यहां तक कि अगर वो खुद यमराज भी हो, चैन मो उसे काट डालेगा। उसी पल सिस्टम अपना फाइनल काउंटडाउन शुरू कर देता है। इंस्टेंस बंद होने वाला है। जैसे ही काउंटडाउन आगे बढ़ता है, तियानबा का अंडरलिंग कहता है कि वो पहले जाएगा क्योंकि उसे तियानबा की मौत की खबर बाकी लोगों तक पहुंचानी है। वो चैन मो से कहता है कि अगर उसे भविष्य में कभी मदद की जरूरत हो तो उसे बस एक शब्द कहना है। जिया शियू भी कहती है कि वो बाहर जा रही है। वो मजाक में चैन मो से कहती है कि अगर उसे बाद में किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे आकर खोज सकता है। चैन मो अंडरलिंग से कहता है कि जांग तियानबा शायद अभी सच में ना मरा हो। वो उससे कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे क्योंकि शायद किसी दिन कोई चमत्कार हो जाए। जब अंडरलिंग ये सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो अविश्वास में मुड़ता है और पूछता है कि चैन मो का क्या मतलब है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, टेलीपोर्टेशन उसे दूर ले जाता है। एक दूसरी जगह पर एक लड़की अचानक सीधी बैठ जाती है, उन बंधनों को तोड़ते हुए जिन्होंने उसे जकड़ रखा था। उसकी इस हरकत से उसके आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। एक बटलर जल्दी से पास आता है और शांति से कहता है कि मिस अंततः जाग गई हैं। वो उसे बधाई देता है, ये कहते हुए कि उसने एक बार फिर मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ऊंचे पद वाले लोग उसके प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट हैं। वो आगे कहता है कि कैलकुलेशंस के आधार पर उसका कर्ज अब घटकर अपनी ओरिजिनल अमाउंट का 1/3 रह गया है। लड़की उसकी बात काटती है और उसे बकवास बंद करने को कहती है। वो उससे बस इतना बताने के लिए कहती है कि अगला मिशन क्या है। बोलने के लगभग तुरंत बाद वो उस जगह से गायब हो जाती है और वहां से चली जाती है, बाकी लोगों को हैरान छोड़ते हुए। बटलर टिप्पणी करता है कि मिस जिन हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर वो समझाता है कि वास्तव में ऊपर से एक नया मिशन आया है। उसे एक बी रैंक मिशन में हिस्सा लेना है और एक ए रैंक प्लेयर को खत्म करना है। टारगेट ने ऊंचे पद वालों को नाराज किया है और वो कुछ ऐसा भी ले जा रहा है जो उसके पास नहीं होना चाहिए। उन आइटम्स को फैलने नहीं दिया जाना चाहिए। बटलर उसे चेतावनी देता है कि अगर वो मिशन में फेल होती है तो उससे जुड़ी डिवाइस फट जाएगी और उसका चेहरा बर्बाद कर देगी। वो टिप्पणी करता है कि ये शर्म की बात होगी ये देखते हुए कि उसके पास वो है जिसे वो एस रैंक चेहरा कहता है। लड़की बस इतना कहती है कि वो समझ गई। वो उसे ऊंचे पद वालों को सूचित करने के लिए कहती है कि वो मिशन पूरा कर लेगी और वो उम्मीद करती है कि वे अपना वादा निभाएंगे और उसके भाई की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही वो वहां से जाती है वो अपने भाई के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि उसका वो बेवकूफ बड़ा भाई उसके बिना अपना ख्याल कैसे रख रहा होगा। वो खुद से मानती है कि वो सच में उसे फिर से देखना चाहती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को इसके बारे में सोचने से रोक लेती है। वो खुद को याद दिलाती है कि एक बार जब वो कर्ज चुका देगी तो उसे कंट्रोल करने वाले लोग उसे परेशान करना बंद कर देंगे। जब वो दिन अंततः आएगा तो वे फिर से एक साथ शांति से रह पाएंगे। उस भविष्य के लिए वो खुद से कहती है कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा। गेम में वापस आते हुए एक सिस्टम मैसेज अनाउंस करता है कि इंस्टेंस ऑफिशियली बंद हो गया है। चैन मो तुरंत किसी चीज के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि एक बार जब कोई इंस्टेंस बंद हो जाता है तो उसका डेटा सेकेंडरी यूज के लिए रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। वो क्वीन एंड्स के डेटा को कॉपी करने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन सिस्टम तुरंत एक फेलियर रिटर्न करता है। चैनमो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि बॉस पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ठीक तभी उसे पास ही से एक अजीब सी आवाज जोर जोर से शिकायत करते हुए सुनाई देती है। आवाज अंततः बाहर निकलने के बारे में बड़बड़ाती है और कहती है कि वहां उसका लगभग दम ही घुट गया था। वो शिकायत करती है कि हर दिन ऐसा ही होता है और ये काम बहुत थका देने वाला है। आवाज लगातार इस बात का रोना रोती रहती है कि शिफ्ट के बाद उसकी कमर और पीठ में कितना दर्द हो रहा है और सोचती है कि उसका ट्रांसफर किसी आसान पोजीशन पर कब होगा। चेनमो आवाज का पीछा करता है और सोर्स का पता लगा लेता है। ये एंट एडमिनिस्ट्रेटर है। चेनमो तुरंत कहता है कि अब बात समझ में आई कि उसने पहले एडमिनिस्ट्रेटर को बाहर जाते हुए क्यों नहीं देखा। वो इशारा करता है कि एडमिन पक्का पूरे समय वहीं छिपा था और शायद वहीं पहले बॉस को कंट्रोल कर रहा था। एंट एडमिनिस्ट्रेटर उसे सुनकर चौंक जाता है। वो सदमे में गाली देता है और पूछता है कि चेनमो बाहर जाने के बजाय अभी भी वहां क्यों है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये अनाउंस करता है कि प्लेयर चेन मो ने डंजन हेवनली थंडर अर्थली फायर को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। क्वीन एंट को हराकर उसने MVP टाइटल हासिल कर लिया है। रिवॉर्ड्स तुरंत लिस्ट किए जाते हैं। वाइट ब्लेड नामक एक C रैंक वेपन, कैमोफ्लाज नामक एक C रैंक स्किल और एक रैंडम आइटम ड्रॉ टिकट। सभी रिवॉर्ड्स उसकी इन्वेंट्री में पहले ही भेजे जा चुके हैं।
एंट एडमिनिस्ट्रेटर चेन मो से कहता है कि रिवॉर्ड्स डिलीवर कर दिए गए हैं और उसे सिस्टम के आराम में खलल डालने के बजाय जल्दी से चले जाना चाहिए। लेकिन चेन मो के दिमाग में साफ तौर पर कुछ और ही है। वो चुटकी बजाता है। उसके पीछे अचानक एक विशाल सांप प्रकट होता है। चेन मो शांति से कहता है कि अभी जाने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर को निगलने का प्लान बना रहा है। वो आगे कहता है कि उसने सोचा था कि वो इस बार खाली हाथ जाएगा, लेकिन एडमिन आसानी से खुद ही सामने आ गया। एंट एडमिनिस्ट्रेटर तुरंत घबरा जाता है। वो चीखता है कि ऐसी चीज इम्पॉसिबल होनी चाहिए। सिस्टम द्वारा प्रोटेक्टेड एक एनपीसी होने के नाते किसी प्लेयर द्वारा उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा पाना चाहिए। फिर उसे एहसास होता है कि असल में क्या हो रहा है। चेन मो उसके शरीर पर हमला नहीं कर रहा है, वो उसके डेटा को निगल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर हताशा से भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि वो अभी निगला जाना नहीं चाहता और चेन मो से उसे बख्शने के लिए कहता है। वो उसके मास्टर के रूप में उसके सामने सबमिट करने का ऑफर देता है। जल्दी से कहता है कि अगर वे मिलकर काम करें तो वे महान चीजें हासिल कर सकते हैं और अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। चेन मो उस छोटी चींटी को डर से कांपते हुए देखता है। वो खुद से मानता है कि जीव वास्तव में काफी चालाक है। इसे निगलने से उसे एआई ब्रेन अथॉरिटी का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन एक हेल्पर के रूप में इसे आसपास रखना और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। चेन मो छोटे एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ता है और पूछता है कि वो ये कैसे गारंटी देने का प्लान बना रहा है कि वो उसे धोखा नहीं देगा। चींटी तुरंत समझाती है कि उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। वो कहती है कि वो चेन मो के सिस्टम के साथ मर्ज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वे अनिवार्य रूप से एक एंटिटी बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि उसे उसके कमांड्स का पूरी तरह से पालन करना होगा। वो अपनी पुरानी यादों को फॉर्मेट करने और मिटाने का भी वादा करती है, ताकि वे चेन मो के सिस्टम में दखल न दें। चेन मो एक पल के लिए इस पर विचार करता है और कहता है कि प्रपोजल स्वीकार करने लायक लगता है। फिर भी वो चींटी को चेतावनी देता है कि वो कोई भी छुपे हुए इरादे न रखे। अगर ये कुछ भी करने की कोशिश करती है तो इसे निगलने में केवल 1 सेकंड लगेगा। चींटी तुरंत कसम खाती है कि वो उसे धोखा देने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। चेन मो अंततः सहमत हो जाता है और उसे शुरू करने के लिए कहता है। चींटी खुशी से जवाब देती है कि उसे फॉलो करने में साफ तौर पर एक बहुत उज्जवल भविष्य है। अचानक एक नया सिस्टम अलर्ट दिखाई देता है। ये कहता है कि एक नया मॉड्यूल फ्यूजन की रिक्वेस्ट कर रहा है। सिस्टम एक स्कैन करता है और रिपोर्ट करता है कि मॉड्यूल सुरक्षित है। ये चेन मो से पूछता है कि क्या वे फ्यूजन के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत है। जैसे ही चेन मो फ्यूजन को कंफर्म करने की तैयारी करता है, एंट एडमिनिस्ट्रेटर चुपचाप कहता है कि वो प्रोसेस को शुरू होता हुआ पहले ही महसूस कर सकता है। चेन मो तुरंत बदलाव महसूस करता है। अपने दिमाग में वो सोचता है कि वो भी फ्यूजन को होता हुआ महसूस कर सकता है। सिस्टम मॉडल फ्यूजन प्रोसेस शुरू करता है। मर्ज हो रहे मॉड्यूल के अंदर एंट एडमिनिस्ट्रेटर महसूस करता है कि उसका डेटा फिर से लिखा जा रहा है। ये महसूस करता है कि चेन मो की सिस्टम अथॉरिटी द्वारा उसके शरीर को बदला जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तब तक जारी रहता है जब तक कि सिस्टम अंततः ये अनाउंस नहीं कर देता कि मॉडल फ्यूजन कंप्लीट हो गया है। प्रोसेस खत्म होने के बाद नया फ्यूज किया गया मॉड्यूल फिर से बोलता है और पूछता है कि क्या चेनमो को अब विश्वास हो गया है कि उसके इरादे गलत नहीं हैं। चेनमो शांति से उसे बताता है कि इतना काफ़ी है और उसे वापस लौटने का आदेश देता है। तुरंत एक नया नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये होस्ट को एक समन किया हुआ बीस्ट क्वीन एंड प्राप्त करने पर बधाई देता है। सिस्टम ये भी रिपोर्ट करता है कि चैन के पास अब कुल मिलाकर 2 समन्स हैं और 2 इन्वेंटरी स्लॉट्स बाकी हैं। ये आगे कहता है कि भविष्य के सिस्टम अपग्रेड से एडिशनल समन स्टोरेज स्लॉट्स अनलॉक हो जाएंगे। चेनमो तय करता है कि अब अंततः जाने का समय आ गया है। जैसे ही वो लॉग ऑफ करने की तैयारी करता है, वो सोचता है कि वो उसके करीब और करीब पहुंच रहा है। कहीं और एक बड़े ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के अंदर एक अनाउंसमेंट गूंजती है। होस्ट दर्शकों का अभिवादन करता है और शाम के प्रोग्राम में उनका स्वागत करता है। वो गर्व से मास्टर ली नामक एक वेटरन गेम क्रिटिक का परिचय कराता है और दर्शकों से उनका स्वागत करने के लिए कहता है। मास्टर ली दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और सभी का अभिवादन करते हैं। होस्ट उनसे उस डंजन के इवैल्यूएशन के बारे में पूछता है जो उन्होंने अभी देखा है। मास्टर ली कहते हैं कि सच कहूं तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और वास्तव में उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। वो मानते हैं कि उन्हें 3 प्लेयर से उस डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर करने की उम्मीद नहीं थी। वो समझाते हैं कि उनकी कई सालों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर डी रैंक डंजन सबसे खतरनाक स्टेजेस में से एक हैं, जो ए रैंक डंजन्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। होस्ट हैरानी से रिएक्ट करता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मास्टर ली मानते हैं कि डी रैंक डंजन्स की डिफिकल्टी ए रैंक वालों के बराबर है। मास्टर ली हंसते हैं और स्पष्ट करते हैं कि वे बिल्कुल समान नहीं हैं। वो समझाते हैं कि डी रैंक डंजन्स में एंटर करने वाले प्लेयर्स आमतौर पर वे लोग होते हैं जो अभी अभी कई शुरुआती गेम्स में जिंदा बचे हैं। उस स्टेज पर कई प्लेयर्स कॉन्फिडेंट और यहाँ तक कि घमंडी महसूस करने लगते हैं। मन की वो स्थिति उनके लिए जानलेवा गलतियां करना बहुत आसान बना देती है। इस वजह से डी रैंक डंजन्स में डेथ रेट हमेशा से बहुत हाई रहा है। होस्ट फिर मास्टर ली से डंजन क्लियर करने वाली टीम को एक स्कोर देने के लिए कहता है।
मास्टर ली कहते हैं कि वो कम से कम उन्हें पासिंग ग्रेड तो देंगे ही। हालांकि वो समझाते हैं कि स्कोर वास्तव में टीम के लिए नहीं है, ये कमांडर के लिए है। वो बताते हैं कि स्थिति जितनी खतरनाक होती जाती है, एक काबिल कमांडर का होना उतना ही जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं कि जिस युवा ने उस मैच को लीड किया, उसमें पहले से ही एक सच्चे कमांडर की खूबियां दिखने लगी हैं। स्टूडियो में मौजूद एक और व्यक्ति कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो बच्चा स्पेशल है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना स्ट्रांग होगा। वो कहता है कि वो बच्चा पक्का पोजन में शामिल होने के काबिल है। कोई और सहमत होता है और कहता है कि उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर वो फींग की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वो क्या सोचती है। फींग कहती है कि वो असहमत है। वो समझाती है कि उसे उस बच्चे की स्ट्रेंथ पर कोई शक नहीं है। हालांकि सभी ने देखा कि आखिरी पल में क्या हुआ था। अंत में उसने अपनी ही टीम के रेड नेम प्लेयर को मारकर लेवल अप किया और पूरी तरह से लड़ाई का रुख पलट दिया। वो कहती है कि वो ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकती जो इस तरह के बेईमान तरीकों पर निर्भर रहता है, और वो निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी पीठ उसे नहीं दिखा सकती। उसकी राय सुनने के बाद बाकी सभी चुप हो जाते हैं। उनमें से एक सुझाव देता है कि उन्हें कोई भी फैसला करने से पहले उसे कुछ और समय तक ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा सहमत होता है और कहता है कि फींग की बात में दम है, फिर भी उन्हें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा अच्छा टैलेंट बहुत कम मिलता है। फींग इस आइडिया से सहमत होती है और कहती है कि उन्हें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगली सुबह होती है। चेनमो जागता है और देखता है कि उसके पास एक फोन कॉल आ रही है। वो सोचता है कि इतनी सुबह कौन कॉल कर सकता है। फिर वो समय नोटिस करता है और उसे एहसास होता है कि पहले ही दोपहर के 1 बज चुके हैं। उसे याद आता है कि कल रात गेम से बाहर आने के बाद वो सीधा सो गया था और पूरी तरह से बेहोश हो गया था। वो कॉल रिसीव करता है और कॉलर का अभिवादन करता है। दूसरी तरफ से आवाज उत्साह से अपना परिचय जू तियान के रूप में देती है। वो जल्दी से चेनमो को एक अविश्वसनीय खबर बताता है। जैंग तियानबा अभी भी जिंदा है। उन्हें नहीं पता कि वो कब जागेगा, लेकिन उसकी जान बच गई है। जू तियान कहता है कि वो कुछ और नहीं कहेगा, लेकिन अब से चेनमो उसका असली भाई है। अगर चेनमो को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बस एक शब्द कहना है और वो बिना हिचकिचाए उसके लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार है। कॉल काटने के बाद चेनमो सोचने लगता है। उसके अगले गेम शुरू होने में अभी भी कुछ समय है। अगर वो इस दुनिया के अंदर मौजूद लोगों और ताकतों के बारे में और जानकारी चाहता है तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह वो ब्लैक मार्केट होगी जिसका जू तियान ने जिक्र किया था। चेनमो जू तियान को फिर से कॉल करता है और उसे वहां ले जाने के लिए कहता है। वो तुरंत सहमत हो जाता है और कहता है कि वो लोकेशन भेज देगा ताकि वे बाद में वहां मिल सकें। उसके बाद चेनमो एक और नंबर डायल करना शुरू करता है। वो सोचता है कि उसे उससे भी कांटेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसे अभी भी उसकी जानकारी की जरूरत है ताकि वो सब कुछ क्रॉस चेक कर सके। बाद में जू तियान दूर से हाथ हिलाता है और चेनमो को पास बुलाता है। चेनमो करीब जाता है और पूछता है कि वो कौन है। जू तियान कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि क्या चेनमो सच में उसे नहीं पहचानता। वो कहता है कि ये वो है जू तियान और मजाक करता है कि शायद चेनमो उसे नहीं पहचान पा रहा क्योंकि उसने अपनी टोपी नहीं पहनी है। चेनमो को एहसास होता है कि वो कौन है और उसे ठीक से ग्रीट करता है, उसे मिस्टर जू बुलाते हुए। जू तियान तुरंत उसे इतना फॉर्मल ना होने के लिए कहता है और कहता है कि चेनमो उसे बस जू तियान बुला सकता है। चेनमो पर पास खड़ी लड़की को नोटिस करता है और कहता है कि वो जिया शियू होनी चाहिए। वो जल्दी से उसे चुप कराती है और ऐसी जगह पर जोर से नाम ना पुकारने के लिए कहती है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। चेनमो टिप्पणी करता है कि वे दोनों अपने इन गेम अवतार से काफी अलग दिखते हैं। जू तियान अजीब तरह से हंसता है और कहता है कि इन गेम अपीयरेंस ज्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए था। जिया शियू कहती है कि अगर वे असल जिंदगी में भी अपने अवतार जैसे दिखते तो ये वास्तव में बहुत खतरनाक होता। जू तियान सहमत होता है और कहता है कि ऐसी जगह पर सावधान रहना ही हमेशा बेहतर होता है। चेनमो सिर हिलाता है। ठीक तभी एक आदमी बाहर आता है और उन्हें रेस्टोरेंट के होस्ट की तरह जोर से पुकारता है। वो उन्हें अंदर बुलाता है और अपनी सिग्नेचर डिशेस का प्रचार करता है, व्हाइट कट चिकन और सिचुआन स्पाइसी चिकन का जिक्र करते हुए। जू तियान तुरंत अपनी आवाज धीमी करता है और चेनमो को कोड समझाता है। वो कहता है कि वो आदमी ब्लैक मार्केट का एक लोकल किंग पिन है जो जानकारी बेचने में माहिर है, लेकिन वो केवल अंदर वालों के साथ डील करता है। व्हाइट कट चिकन का मतलब लीगल जानकारी से है, जबकि सिचुआन स्पाइसी चिकन का मतलब अंडरग्राउंड या इलीगल जानकारी से है। चेनमो कहता है कि वो समझ गया और जू तियान को इसे संभालने के लिए कहता है। जू तियान उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि वो आज दोस्तों को खास तौर पर कुकिंग टेस्ट कराने लाया है। वो आधे कहता है कि व्हाइट कट चिकन बहुत सादा है और उन्हें पक्का सिचुआन स्पाइसी चिकन चाहिए। आदमी पूछता है कि क्या वे इस हफ्ते का बैच चाहते हैं या पुराना वाला। जू तियान कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर वे खा रहे हैं तो वे महंगी वाली खाएंगे। वो आदमी से कहता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें पुराना वाला चाहिए, हर किसी के लिए एक पोर्शन। आदमी हंसता है और उनके सीधे एटीट्यूड की तारीफ करता है। वो उनसे कहता है कि उनके जैसे सम्मानित मेहमान ऊपर एक प्राइवेट रूम के हकदार हैं। वो कहता है कि कोई उन्हें ऊपर ले जाएगा और खाना जल्द ही परोसा जाएगा। हालांकि जैसे ही वे अंदर जाने लगते हैं, वो आदमी अचानक उन्हें रोकता है और कहता है कि वो जू तियान को पहचानता है, लेकिन चेनमो और जिया शियू नए चेहरे लग रहे हैं। जू तियान समझाता है कि वो केवल बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है और असली एम्प्लॉयर चेनमो है।
किंगपिन चेनमो को ध्यान से देखता है। एक पल के बाद वो कहता है कि चूंकि एक बिचौलिया शामिल है, इसलिए इसे रूल्स को तोड़ना नहीं माना जाएगा, इसलिए वे उसके पीछे आ सकते हैं। जैसे ही वे गहराई में चलते हैं, किंगपिन एक बात बहुत साफ कर देता है, अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए जू तियान जिम्मेदार होगा। जू तियान तुरंत सहमत हो जाता है। जिया शियो शिकायत करती है कि वे दोनों पहेलियों में बात करते रहते हैं और पूछती है कि क्या वे कुछ ऐसा नॉर्मल कह सकते हैं जो लोगों को सच में समझ आए। जू तियान समझाना शुरू करता है कि बॉस का मतलब है, लेकिन किंगपिन खांसते हुए उसे टोकता है और खुद ही चीजें स्पष्ट कर देता है। वो उन्हें उन चीजों को ना देखने के लिए कहता है जिन्हें उन्हें नहीं देखना चाहिए, ऐसे सवाल न पूछने के लिए कहता है जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, और पक्का मुसीबत मोल लेने न जाने के लिए कहता है। जू तियान उसे भरोसा दिलाता है कि वे रूल्स समझते हैं। किंगपिन फिर उन्हें और अंडरग्राउंड ले जाता है। जैसे ही वे ब्लैक मार्केट से गुजरते हैं, हर जगह से आवाजें गूंजती हैं। एक वेंडर जोर जोर से हाइड एंड सीक नामक एक डी रैंक इंस्टेंस के बारे में ताज़ा जानकारी का प्रचार करता है, ये दावा करते हुए कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और पहले आओ पहले पाओ। एक दूसरा वेंडर डेमन स्लिंग स्वॉर्ड नामक एक सी रैंक वेपन के बारे में चिल्लाता है जो लिमिटेड टाइम सेल पर है। चेनमो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता है और उसे एहसास होता है कि ये जगह सच में ब्लैक मार्केट है। पास ही गुंडों का एक ग्रुप किसी को धमकाना शुरू कर देता है जिसने शायद प्रोटेक्शन फी नहीं दी है, लेकिन फिर भी लॉर्ड डाओ के इलाके में बिजनेस करने की हिम्मत की है। उसी समय कुछ औरतें पास आती हैं और ग्राहकों के साथ फ्लर्ट करती हैं। हैंडसम नए लोगों को उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए इन्वाइट करती हैं। ये अराजक माहौल जिया शियो को नर्वस कर देता है। वो अनजाने में चेनमो का हाथ पकड़ लेती है। किंगपिन ये नोटिस करता है और उसे नर्वस न होने के लिए कहता है। वो समझाता है कि ब्लैक मार्केट ऐसे ही काम करता है, बाहरी दुनिया के नियम यहाँ लागू नहीं होते। इस जगह पर जब तक किसी के पास पैसा है, वो लगभग कुछ भी खरीद सकता है। हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, एक इंसान को स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पावर के बिना कोई भी इंसान बस कटने का इंतजार कर रही एक मोटी भेड़ है। चेनमो पूछता है कि क्या ब्लैक मार्केट हमेशा से ऐसा ही रहा है। जू तियान कंफर्म करता है कि हाँ। वो समझाता है कि ब्लैक मार्केट एक सच्चा मेल्टिंग पॉट और पूरी तरह से कानून विहीन जोन है, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को भी यहाँ आने पर सम्मान दिखाना पड़ता है। चेनमो पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जू तियान करीब आता है और अपनी आवाज़ धीमी करता है। वो चेनमो को 10 यमा किंग्स के बारे में बताता है। वे ब्लैक मार्केट के 10 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं। अफवाह है कि उनमें से हर कोई बेहद पावरफुल है और उनके गहरे कनेक्शंस हैं। किंगपिन मुस्कुराता है और जू तियान से कहता है कि बच्चा काफ़ी कुछ जानता है। फिर वो मुड़ता है और उनसे कहता है कि वे यहीं रुकेंगे। वो समझाता है कि इस जगह पर उन्हें हर उस चीज़ का जवाब मिल सकता है जो वे चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। ये दिखाने के बाद ही कि वे योग्य हैं, लॉर्ड लुओ उन्हें जानकारी लेने की अनुमति देंगे। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, वो एक बटन दबाता है। अचानक लोहे का एक विशाल ब्लॉक उनके चारों ओर नीचे गिरता है, उन्हें पिंजरे की तरह अंदर सील कर देता है। किंगपिन शांति से उनसे कहता है कि उनके पास केवल 1 मिनट है। अगर वे बॉक्स के अंदर मौजूद पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो वे उन जवाबों के साथ बाहर निकलेंगे जिनके लिए वे आए हैं। अगर वे फेल हो जाते हैं तो वे वहीं अंदर मारे जाएंगे। जू तियान तुरंत लोहे की दीवारों पर लात मारने लगता है और गुस्से से चिल्लाता है। वो किंगपिन को गालियां देता है और उससे अभी बॉक्स खोलने के लिए चिल्लाता है, बाहर निकलते ही बदला लेने की धमकी देते हुए। किंगपिन बस हंसता है। वो जू तियान से कहता है कि वो अपनी एनर्जी बचाए, क्योंकि दीवारें टाइटेनियम अलॉय की बनी हैं, वे उन्हें किसी भी तरह नहीं तोड़ सकते। जू तियान और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे फंसाया गया है। इस बीच जिया शियो मेटल चेंबर की दीवार पर कुछ अजीब नोटिस करती है। वो बाकी दोनों को पास बुलाती है और अजीब सिंबल्स की एक लाइन की ओर इशारा करती है। वो कहती है कि ये किसी तरह की प्रॉब्लम लग रही है और पूछती है कि क्या कोई इसे समझ सकता है। चेनमो एक पल के लिए सिंबल्स को स्टडी करता है। वो तुरंत इसे एक सीक्वेंस इक्वेशन के रूप में पहचान लेता है। जैसे ही वो इसे देखता है, उसके दिमाग में एक और बात आती है। ये लोग पक्का पहले से जानते हैं कि वो कौन है। यही वजह है कि वे उसे टेस्ट करने के लिए इस खास तरह की पजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जू तियान चेनमो की ओर देखता है और पूछता है कि क्या वो इसे सुलझा सकता है। चेन शांति से कहता है कि वो कोशिश करेगा। जू तियान तुरंत उसे अपना बेस्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि उन सभी की जान उसी पर निर्भर है। इस बीच जिया शियो और जू तियान दोनों घबरा रहे हैं। वे बार बार चेनमो की ओर देखते हैं और नर्वस होकर फुसफुसाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या किसी को समझ भी आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। जू तियान और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाता है कि वो इतना बेवकूफ़ है जो उन्हें इस स्थिति में ले आया। वो कहता है कि कोई जीनियस भी इतने कम समय में इसे सॉल्व नहीं कर सकता। जिया शियो साथ आने का पछतावा करने लगती है। वो शिकायत करती है कि उसे कभी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था और अब इसकी वजह से वो अपनी जान गंवाने वाली है। चेंबर के बाहर किंगपिन मॉनिटर के जरिए देखता है। वो हंसता है और कहता है कि लॉर्ड लुओ पक्का इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं। ब्लैक मार्केट के सबसे स्ट्रॉन्ग मैथ जीनियसेस को भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर की जरूरत होती है, लेकिन चेनमो बस वहां खड़ा दीवार को घूर रहा है। चेंबर के अंदर कैलकुलेशंस के इतने बड़े स्केल से शायद सुन्न हो गया है। हालांकि चेनमो शांति से नंबर्स को एनालाइज कर रहा है। अपने
दिमाग में वो सीक्वेंस की जांच करते हुए बचे हुए समय पर नजर रखता है। पहली नज़र में नंबर्स बेतरतीब लगते हैं, लेकिन वो जल्द ही एक छिपे हुए स्ट्रक्चर को नोटिस कर लेता है। हर 3 नंबर्स के ग्रुप का जोड़ वास्तव में समान है। फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो हर 2 डिजिट्स के बाद एक नंबर लेता है तो सीक्वेंस 3 अलग-अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बनाता है। एक बार जब वो पैटर्न को पहचान लेता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। चेन मो चुपचाप सोचता है कि उसे टेस्ट करने के लिए इस लेवल की प्रॉब्लम का इस्तेमाल करना सच में उसे कम आंकना है। ठीक उसी समय जब टाइमर खत्म होने वाला होता है, वो जवाब अनाउंस करता है। वो कहता है कि इसका सोल्यूशन 52914 है। जिस पल काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है, चेंबर एक जोरदार धमाके के साथ खुल जाता है। जैसे ही मेटल की दीवारें पीछे हटती हैं, हवा में धूल और धुआं भर जाता है। चेन मो शांति से बाहर आता है। किंगपिन पूरी तरह से दंग रह जाता है और सदमे में बार बार दोहराता है कि ये अनबिलीवेबल है। उसी पल ऊपर से एक और ग्रुप आता है। उसका लीडर चेन मो को ध्यान से देखता है और टिप्पणी करता है कि बच्चा दिलचस्प है। उसके बगल में मौजूद लोगों में से एक सवाल करता है कि क्या चेन मो सच में इतना काबिल है कि लॉर्ड लुओ उसे इतनी अहमियत देते हैं। एक और इंसान कहता है कि चूंकि लॉर्ड लुओ ने आदेश दिया है तो उन्हें बस इसका पालन करना है। जहां तक वो देख सकता है, चेनमो निश्चित रूप से कोई आम इंसान नहीं है। कोई और चेनमो को एक मामूली चींटी कहकर खारिज कर देता है, जो अभी तक सी रैंक तक भी नहीं पहुंचा है। लॉर्ड लुओ तुरंत उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे के लिए उनके पास बड़े प्लान्स हैं। फिर वो उनसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं क्योंकि अब चेनमो से मिलने का समय आ गया है। वे सभी ऊपर वाले ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। जब लॉर्ड लुओ चेनमो के सामने उतरते हैं तो वो शांति से कहते हैं कि चेनमो बिल्कुल वैसा ही है जैसी उन्हें हुआनियो ग्रुप के पूर्व चीफ एआई इंजीनियर से उम्मीद थी। चेनमो उस आदमी को देखता है और उससे आने वाले एक भारी प्रेजेंस को महसूस करता है। वो सोचता है कि ये इंसान कौन है। फिर चेनमो सीधे उससे पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। लुओ सीधा चेनमो के पास जाता है और अचानक उसे कंधे से पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसने इंजीनियर चेन के बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर वो चेनमो की पहचान को खुलकर बता देता है। चेनमो हुआनियो ग्रुप का पूर्व चीफ एआई इंजीनियर, एआई इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट्स में से एक। लुओ तियान कहता है कि चेनमो के बिना हुआनियो ग्रुप कभी वो नहीं बन पाता जो आज है, और हो सकता है गोल्ड गेम का भी कोई वजूद ना होता। वो आगे कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि चेनमो ने एक ऐसी चौंकाने वाली एबिलिटी डेवलप कर ली, गेम में मरे हुए लोगों को वापस लाने की एबिलिटी। ये सुनकर चेन सदमे में आ जाता है। वो तुरंत अपनी मुट्ठी भींचता है, रिएक्ट करने की तैयारी करते हुए। उसी पल जू तियान नर्वस होकर बीच में आता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकने की कोशिश करता है। वो जल्दी से कहता है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और लुओ तियान को अंडरवर्ल्ड के कोड की याद दिलाता है, जोर देते हुए कि लुओ तियान जो चाहे वो नहीं कर सकता। फिर जू तियान चुपचाप चेनमो से फुसफुसाता है। वो उसे बताता है कि उनके सामने जो आदमी है वो लुओ तियान है, 10 यमा किंग्स में से एक। उसके साथ खड़े लोग भी बेहद खतरनाक हैं। चूंकि वे अभी लुओ तियान के इलाके में हैं, इसलिए उन्हें उकसाना ठीक नहीं होगा। जू तियान मानता है कि लुओ तियान जैसे किसी व्यक्ति को असल में देखने का उसका ये पहला मौका है। यहाँ तक कि उसके पास खड़े होने पर भी एक भारी दबाव महसूस होता है, लगभग एक सी रैंक प्लेयर का सामना करने जैसा। चेनमो चुपचाप इस बारे में विचार करता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या किसी प्लेयर का गेम रैंक वास्तव में उनके द्वारा दिए जाने वाले ऑरा को प्रभावित कर सकता है। इस बीच लुओ तियान जू तियान के रूल्स का जिक्र करने पर हंसता है। वो कहता है कि उससे रूल्स के बारे में बात करने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए। इस जगह पर वो कहता है कि उसकी बात ही कानून है, और ऐसा कहते ही कई ताकतवर आदमी आगे आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जिया शियू जल्दी से जू तियान को चुप रहने के लिए कहती है, इससे पहले कि वो उन सभी को मरवा दे। चेनमो शांत रहता है और सीधे लुओ तियान से बात करता है। वो कहता है कि लुओ तियान ने उन्हें यहाँ लाने के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए वो मानकर चल रहा है कि ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं था। लुओ तियान जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है कि चेनमो सच में चालाक है और उसे स्मार्ट लोगों के साथ डील करने में मजा आता है। फिर वो एक डील का प्रपोजल देता है। वो चेनमो को एक आइटम दिखाता है और कहता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो चेनमो चाहता है। हालांकि वो ये साफ कर देता है कि ये मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। चेनमो पूछता है कि लुओ तियान इसके बदले में क्या चाहता है। लुओ तियान मुस्कुराता है और अपनी शर्त रखता है। चेन के पास 1 हफ्ता है। अगर चेनमो 1 हफ्ते के भीतर सी रैंक तक पहुंच सकता है तो वो वापस आ सकता है और लुओ तियान से फिर से मिल सकता है। उस समय चेन को उस जानकारी के बदले अपना रिसरेक्शन मेथड ट्रेड करना होगा। अगर वो फेल हो जाता है तो बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये कहने के बाद लुओ तियान पागलों की तरह हंसता है। चेनमो, जिया शियू और जू तियान सभी उसे घूरते हैं, उससे आ रहे भयानक दबाव को महसूस करते हुए। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।